चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोगा का रिवीजन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का रिवीजन। लास्ट क्लास हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को कंप्लीट किया था। अपने उस पूरे यूनिट्स में पहला जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे तो हम लोग आप लोगों को बोले थे कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट जो किसके बारे में बात करता है, जनरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठा के एक अलग से एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट का नाम रखा गया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एंड एक लास्ट एक्ट था, उस लास्ट पार्ट जो था वो पार्ट था अपना स्पेशल प्रोविजंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो अपने सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर में पढ़ने वाले हैं। अभी बेसिकली जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट हुआ करता था, वो हम लोग यहां पे अभी क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। इस पूरे वीडियोस में हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2, जो कि बहुत छोटा छोटा है बट आपके आने वाले यूनिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट हम लोग यहां पे इस पूरे के पूरे वीडियो में क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा एक बार। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करते हैं। बोले जय श्री राधे। चलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा जो है, सोगा जिसको हम बहुत प्यार से बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत प्यार से बोलते हैं उसको सोगा, 1930 को आया था। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम, इंडिया में एप्लीकेबल कब से हुआ था? ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 1930। सर डेट कैसे याद रहेगा? सर डेट याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, एक सिंपल ट्रिक है ये। आप खाली बस ध्यान रखना, इंडिया में हम लोग सीए डे जो है वो हम लोग कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। तो हमारा 1 जुलाई 1930 को सोगा पहली बार इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। बट उस समय जब था तो उस समय इस एक्ट में इंडियन वर्ड था, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हुआ करता था। बट 23 सितंबर 1963 को इंडियन वर्ड को यहां से हटा दिया गया। तो ठीक है, तो ये भी एक वर्ड समझ में आया कि इंडियन वर्ड कब हटाया गया। तो याद रखिएगा ये इंडियन वर्ड हटाने का जो डेट था वो है 23 सितंबर 1963, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। यदि ये इंडिया बोल रहा है तो ऑब्वियसली पहले हुआ करता था एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑलरेडी मैंने बताया कि ये पहले किसका पार्ट हुआ करता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर मूवेबल गुड्स ओनली। याद रखिएगा गुड्स दो तरीके का होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। दो टाइप का गुड्स होता है, एक गुड्स जो मूवेबल हो, एक गुड्स जो इमूवेबल हो। जो गुड्स मूवेबल है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, जैसे कि एक कैलकुलेटर यहां से यहां जा सकता है, तो ये मूवेबल आइटम है। तो याद रखना ये मूवेबल आइटम के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक सुंदर सुंदर सा एक थोड़ा सा ड्राइंग बनाया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपको यदि आपको सेल्स को एग्जीक्यूट करना है, सेल्स करना है, तो आपको पता होगा सेल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको पता होगा ये चीज का होना जरूरी है। एक मिनट रुक जाइए, देखिए एक बार स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सबको। देखिए पहला जो है अपना सेलर है, दूसरा अपना बायर है। सेलर अपना गुड्स सेल करता है। अपना गुड्स क्या करता है? एक सेलर गुड्स सेल करता है बायर को, और गुड्स को सेल करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिलीवरी करता होगा गुड्स का। बोलो हाँ, यस सर, हाँ। और साथ ही साथ ये सेल्स बोलो या फिर एग्रीमेंट टू सेल्स बोलो, बात एक ही है। सर बात एक ही है क्या? नहीं, बात एक ही नहीं है। अभी के लिए खाली समझ दो कि बात एक ही है, सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स। सर किसके लिए? सर बायर उसके बदले में क्या देता है? सर उसके बदले में देता है बायर क्या? प्राइस। तो आप देख पा रहे हो सेलर बायर, सेलर बायर, सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स, सेलर बायर एग्रीमेंट टू सेल्स और सेल्स, जहां पे गुड्स का डिलीवरी होता है और उसके बदले में प्राइस देता है कौन? बायर सेलर को। तो सर ये चित्र, ये ड्राइंग्स जो है सर पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? सर ये ड्राइंग्स में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1 का पहला पार्ट का बहुत सारा चीज, बहुत सारा डेफिनेशन यहां पे मौजूद है। सर कैसे? सर देखो हम लोग इसी ड्राइंग्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे का नोट्स हम लोगों ने बनाया है। जैसे कि सेलर, देखो एक बार सेलर। सर सेलर क्या होता है? सर सेलर का मतलब क्या होता है? सर सेलर का मतलब होता है, देखो सेलर का मतलब होता है वो सारा का सारा इंसान जो या तो सामान सेल कर दिया है, या तो एग्रीमेंट टू सेल किया, या तो एग्री किया कि सामान बेच देंगे। सपोज आपने मेरे पास आए और अब बोले कि सर आप ये मोबाइल अपना दोगे क्या? तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो ठीक है ले लो। तो मैंने आपको बेच दिया, मैंने आपको बेच दिया, तो क्या मैं सेलर हूं? यस सर मैं सेलर हूं।
मैं बोल दिया आपको कि मैं फ्यूचर में दूंगा, टेंशन मत लीजिए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप आइए, मैं आपको ये जो है मोबाइल आपको दे दूंगा, मैं एग्री किया हूं कि मैं सेल करूंगा। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल्स। तो क्या दोनों ही पार्ट में मेरे को सेलर बोला जाएगा? यस सर, दोनों ही पार्ट में हम लोगों को क्या बोला जाएगा? सेलर ही बोला जाएगा। तो सेलर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु सेल्स और अग्री टू सेल्स। तो सर बायर का मतलब क्या होता है? सर बायर का मतलब क्या होता है? सर बायर का मतलब वही होता है, द पर्सन हु बायज और एग्री टू बाय। देखो यहां पे 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, एक ये और एक ये। बायर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु बायज और एग्री टू बाय इज नोन एज व्हाट? बायर। क्या सेलर और बायर का डेफिनेशन क्लियर है सर? यस सर क्लियर है। नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर, ये क्या होता है सर? सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर कौन सा? 4, जो कि अपने 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 4.1 और 4.2। सर 4.1 4.2 बस 2 ही पार्ट नहीं, 4.3 भी है, 4.4 भी है, बट खाली अब अभी के लिए समझो कि पूरे सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4.1 4.2। सर 4.1 क्या बात करता है सर? 4.1 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के बारे में। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। आपने को पता था कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर सेल्स एग्री टू सेल्स। या तो सेलर सेल कर देता है या तो एग्री करता है कि सामान बेच देंगे, प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इज द सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ सेलर सेल और एग्री टू सेल्स द गुड्स टू द बायर, इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑब्वियसली फॉर अ प्राइस, ऑब्वियसली यहां पे इंक्लूड होगा है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का डेफिनेशन क्लियर है सर? यस सर। क्या बोला गया? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सेलर या तो सेल कर देता है या तो एग्री करता है कि सामान बेच देंगे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। नाउ सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स क्या एब्सोल्यूट हो सकता है सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एब्सोल्यूट भी हो सकता है और एक होता है कंडीशनल भी हो सकता है। सर एब्सोल्यूट क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है? देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिना कोई कंडीशन के। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? बिना कोई कंडीशन के। याद रखिएगा, यदि कोई बिना कोई कंडीशन के कोई सामान बेच रहा है तो उसे बोलेंगे क्या? सेल। मतलब कोई कंडीशन नहीं, आप पेमेंट करो नहीं करो, मैंने सामान बेच दिया आपको, दैट इज कॉल्ड सेल। इसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। और कंडीशनल को क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीमेंट टू सेल्स बोलते हैं, जिसके लिए एक अलग से सेक्शन बना है, सेक्शन ऑफ 4 क्लॉज 3। समझे क्या बात? यस सर, 4 सबसेक्शन 3। समझे क्या बात? यस सर। नाउ देखो 4.3 क्या बोलता है? देखो 4.3 क्या बोलता है? सेल्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। इमीडिएटली जब सेलर अब सेलर इमीडिएटली यदि बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर? गुड्स नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब होता है, यहां पे ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहां पे प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। कौन सा शिप? ओनरशिप। इस पूरे सोगा में जहां जहां प्रॉपर्टी वर्ड यूज है तो याद रखिएगा उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब है ओनर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स वेयर ओनरशिप इज ट्रांसफर, ownership of the goods is transferred from seller to buyer is known as what? Sales। और यहां पे यदि यही वाला वर्ड फ्यूचर सब्जेक्ट टू कंडीशन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल्स बोलेंगे। समझे क्या बात? बोलो 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 भाई, समझे क्या बात? फ्यूचर डेट पे हो या फिर कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशन हो तो उसे क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल्स बोलेंगे। यहां पे कोई कंडीशन ना हो और इमीडिएट ट्रांसफर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे सर? सेल्स बोलेंगे। शायद दोनों में बाइफिकेशन करके क्लियर है आपको क्या डेफिनेशन है? यस सर। पर सर 4.4 क्या होता है सर? 4.4 क्या बोलता है? 4.4 ये बोलता है कि एग्रीमेंट टू सेल्स सेल्स में कब कन्वर्ट होगा। सर मान लीजिए एग्रीमेंट टू सेल्स आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर डेट पे यदि होने वाला है, सेलर एग्री किया कि आपको मैं सामान बेच दूंगा, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल्स। तो सर ये सेल्स में कन्वर्ट होगा कभी ना कभी। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि 3 दिन बाद आप आइएगा, मैं आपको ये बेच दूंगा, मैं ये मोबाइल आपको 3 दिन बाद बेच दूंगा, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल्स। ये 3 दिन जैसे ही बीता, ऑब्वियसली 3 दिन जैसे ही बीता, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अब हम लोग एग्रीमेंट टू सेल्स से हम लोग क्या कर देंगे? सामान बेच देंगे, तो एग्रीमेंट टू सेल्स से सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे हुआ सर? ये हुआ सर टाइम इलैप्स्ड, जिस टाइम के लिए बनाया गया था सर वो टाइम खत्म हो गया। दूसरा सर कंडीशन फुलफिल्ड। मान लीजिए कुछ कंडीशन पे अपना कोई एग्रीमेंट टू सेल्स था कि आप जब मेरे को पेमेंट कर दोगे मैं आपको सामान आपको डिलीवर कर दूंगा, तो आपने मेरे को पेमेंट कर दिया, कंडीशन फुलफिल हो गया, तो हम लोगों का एग्रीमेंट टू सेल्स कन्वर्ट हो गया कहां पे? सेल्स में कन्वर्ट हो गया। आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो नाउ
व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इमीडिएट गुड्स ट्रांसफर, यहाँ पे क्या होता है फ्यूचर डेट पे। ओनर क्या होता है, यहाँ पे ओनर कौन होता है सर, बायर, यहाँ पे ओनर अभी भी कौन है, सेलर है, जब तक कि ये सेल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। और लॉस ऑफ डिस्टॉर्शन किसके ऊपर है सर, बायर के ऊपर। यहाँ पे लॉस ऑफ डिस्टॉर्शन किसके ऊपर सर, सेलर के ऊपर में। तो सर लॉस हो जाएगा तो सर यहाँ पे तो बायर समझेगा क्योंकि इमीडिएट वो ओनर बन चुका है, बट यहाँ पे लॉस होता है तो कौन सा आएगा सर, सेलर है, क्योंकि अभी भी उसका ओनर सेलर ही है। नाउ राइट टू सू, सर प्राइस के लिए केस कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस और डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं, प्राइस नहीं डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं, क्योंकि सर मान लीजिए आपके कारण मैंने आपको सर आपको मैंने ये मोबाइल बेचने का वादा किया था और आप टाइम पे नहीं आए, और मेरा एक कस्टमर आया जो मेरे से खरीदने के लिए रेडी था, मैंने उसको नहीं बेचा, तो मेरे को लॉस हुआ ना, और भाई फिर लास्ट में आपने मना कर दिया खरीदने से, तो मेरे को तो लॉस हुआ ना सर। इस इज कॉल्ड व्हाट, राइट टू सू फॉर द डैमेजेस ऑनली, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, जस्ट इन रैम, यहाँ पे जस्ट इन रैम लागू होता है, यहाँ पे जस्ट इन पर्सनम लागू होता है। सर जस्ट का मतलब होता है अधिकार, अधिकार मतलब होता है राइट, और तुम्हारा रेम का मतलब होता है थिंग्स। यहाँ पे सामान के ऊपर राइट होता है, यहाँ पे क्या होता है पर्सन के ऊपर आपके पास राइट होता है, ठीक है। अपने रेगुलर क्लासेस में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। नाउ व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, देखिए सबसे पहले बात करूं तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के लिए सबसे पहले जो चीज होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 2 और मोर देन 2% का होना जरूरी है। प्राइस होना चाहिए सर, यस सर, मनी टर्म में प्राइस होना चाहिए, काइंड के टर्म में प्राइस नहीं होना चाहिए। प्राइस जो मनी होगा ना, जो प्राइस होगा वो मनी के टर्म में होना चाहिए, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, ये रुपये के टर्म में होना चाहिए, बट ये क्वांटिटी के टर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब मोबाइल के बदले में आप यदि घोड़ा बेचते हो तो दैट इज नॉट अ प्राइस, वो प्राइस नहीं है, क्योंकि अपना बार्टर सिस्टम चलता नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टॉक्स अबाउट ओनली मनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मनी क्या है, मनी जो होना चाहिए, सॉरी मनी प्राइस जो है वो अपना मनी ही होगा और कोई गुड्स नहीं हो सकता। बट सर पार्टली मनी पार्टली गुड्स हो सकता है क्या, हाँ इट इज एप्लीकेबल, मतलब इट इज नाउ एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है कि हाँ आपका यदि प्राइस कुछ पैसा कुछ काइंड में हो तो चलेगा, ऐसे चलेगा। नाउ सर से नेक्स्ट पॉइंट, सर बताइए सर मेरे को कि क्या इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओनली मूवेबल गुड्स, यस सर इट इज ऑल एप्लीकेबल टू ओनली मूवेबल गुड्स, नॉट फॉर इमूवेबल गुड्स। मतलब लैंड के ऊपर सोका नहीं लगता, लैंड के ऊपर सर कौन सा लगता है सर, लैंड के ऊपर लग जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट सर एब्सोल्यूट और कंडीशनल, सर ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, यस सर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया हुआ, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, यहाँ पे अल्टीमेटली गुड्स ट्रांसफर होता है किससे, सेलर से बायर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हम लोग सेक्शन 10 में पढ़े थे वो सारा का सारा उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स नाम है ना, सेल्स है बट यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एलिमेंट्स है वो सारा का सारा एलिमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और फ्री कंसेंट, समझे क्या, यस सर। नाउ सेल्स और हायर परचेज में अंतर क्या होता है सर, सेल्स और हायर परचेज में अंतर क्या होता है, देखिए हायर परचेज इट इज जस्ट लाइक अ इंस्टॉलमेंट, जैसे होता है ना वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जो सामान खरीदते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कोई डाउन पेमेंट करते हैं और हर महीने या फिर अपने क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। बट याद रखिएगा मैंने रेगुलर क्लासेस में बताया था कि इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज में अंतर होता है। इंस्टॉलमेंट बेसिकली वो सारे गुड्स में यूज करते हैं जिसको हम लोग इजीली पुराने फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि सपोज मोबाइल को सॉरी इजीली कर सकते हैं, जैसे को वहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगाते हैं। और यदि हम बात करें हायर परचेज, तो हायर परचेज बेसिकली उस प्रोडक्ट में लगता है जिसको इजीली तरीके से वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार, ठीक है। और हायर परचेज के केसेस में क्या होता है, बेसिकली आपके पास राइट है कि आप रिपोजेस कर लो, बट वहाँ पे इंस्टॉलमेंट के केसेस में आपका वो राइट नहीं है। हालांकि अपने सिलेबस में इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, हम लोग हायर परचेज पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स और हायर परचेज में क्या अंतर होता है ये थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है इमीडिएटली, बट याद रखना यहाँ पे कब होगा, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे तब होता है। सर यहाँ पे पोजीशन कौन सा है सर, ओनर है, यहाँ पे पोजीशन कौन सा है, बेली का है। आपको पता है बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो ठीक है आपके पास जो कार है आपको उसका ड्यू केयर रखना पड़ेगा तब तक जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि आपको ओनरशिप उसका ओनर कब बन रहे हो, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे तो। नाउ राइट ऑफ बायर क्या है सर, रीसेल कर सकता है, बायर रीसेल कर सकता है क्योंकि वो ओनर है, बट यहाँ पे रीसेल नहीं कर सकता। सर इंस्टॉलमेंट लायबिलिटी ऑफ डिवाइडेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोजिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेफिनेशन किसका, बायर का और सेलर का, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुड्स का डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 27 में बात करता है, देखिए ध्यान रखिएगा। गुड्स का डेफिनेशन हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में मैंने बताया था, गुड्स का डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग। देखो गुड्स का डेफिनेशन यदि हम बात करें तो गुड्स का डेफिनेशन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है वो है मीन्स।
देखो मींस अपने आप में बोलता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, बोलता है ये कि सेल्स का मतलब क्या होता है, सॉरी गुड्स का मतलब क्या होता है। मींस वर्ड दिया हुआ, इसका मतलब जो कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया सो कह दिया, दैट इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है, तो क्या दिया सर, बोला गया कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स, कोई भी टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई किसी भी टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल गुड्स, वो जो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल, दिखे चाहे ना दिखे, चाहे वो लिविंग्स हो या फिर नॉन लिविंग्स हो, जिंदा हो या फिर मृत्यु पे के कगार पे हो, मतलब कहने का मतलब ये हो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, चलता हो या फिर ऐसे ऐसे एक ही जगह पे रहता हो, दोनों ही केसेस में हम सभी को क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, गुड्स बोलेंगे। गुड्स का मतलब क्या होता है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल आइटम, वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल, वेदर इट इज लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। ठीक है, राइट। बट यहाँ पे थर्ड जो सेकंड पार्ट है वो है अदर देन, बट यहाँ पे दो चीज को हटा दिया गया। पहला पॉइंट ऑक्शनेबल क्लेम, दूसरा क्या है मनी। सिंस इट इज अ रिवीजन वीडियो, तो हम लोग वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे, क्यों हुआ कैसे हुआ, इसका आंसर तो हम लोग यहाँ पे देना थोड़ा मुश्किल है। बट रेगुलर क्लासेस में आप लोगों ने यदि मेरे से क्लासेस किया होगा तो आपको पता होगा, मैंने इसके पीछे लॉजिक बताया था कि इंडिया में गुड्स का डेफिनेशन में ये दो चीज़ को क्यों हटाया गया, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। यदि आप हमारे स्टूडेंट्स हो यदि या फिर कहीं और भी पढ़े होंगे, यदि आपको ये पसंद आया होगा, यदि अच्छा लगा होगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एग्जैक्टली ये एक्शनेबल क्लेम और मनी को क्यों हटाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, एक्शनेबल क्लेम और लीगल राइट्स एक्शन क्या होता है एग्जैक्टली। देखो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है बेसिकली, सपोज मान लीजिए, पहले तो मैं बताता हूँ मनी को यहाँ पे से हटा दिया गया। देखो मनी को गुड्स नहीं मानते, बट याद रखिएगा कई सारे शादियों में शादी का जो जो दूल्हा पहनता है ना, वो माला रुपए का बना हुआ होता है। सर क्या क्या वो गुड्स है? हाँ वो गुड्स है, क्योंकि इसका एक अपना वैल्यू मार्केट में क्रिएट करके रखा गया है। तो ध्यान रखना, नॉर्मल मनी जो है, गांधी जिसमें हंसते हैं वो जो है मनी नहीं है, बट सॉरी मनी इज नॉट अ गुड्स, बट नोट का माला क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। नाउ एक्शनेबल क्लेम क्या होता है सर? एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है जो कि गुड्स, जो पैसा तो नहीं है, जो गांधी तो नहीं है, जहां पे गांधी दिखते तो नहीं है, बट वो गांधी की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। सर फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोमोशनरी नोट, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां के जिसके अगेंस्ट में आप केस कर सकते हो यदि सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं कि एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजों को हम लोगों ने गुड्स के कैटेगरी से हटा दिया गया है, बट कुछ कुछ चीजों को डाला गया। पहला चीज है स्टॉक, स्टॉक मतलब शेयर्स, स्टॉक शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स समझते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रास, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बता, थिंग्स एनीथिंग अटैच्ड, कोई भी चीज जो कि हर अर्थ में जुड़ा हुआ है, बट उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले उसको अलग किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं हम लोग सर? गुड्स। सर फॉर एग्जांपल बताइए ना, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ पे मैंगो लगा हुआ है, तो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि इस पेड़ में जितना भी मैंगो होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, खरीद लेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, एक ऐसे गुड्स पे बना है जो गुड्स अभी तो फिलहाल लैंड से क्या है, अटैच्ड है, बट उसको सीवियड कर सकते, सीवियड मतलब होता है अलग कर सकते हैं। तो ये भी क्या गुड्स है? आंसर इज यस, वो मैंगोज भी गुड्स माना जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होता है, देखो गुड्स को हम लोग कैटेगरी जो डिवाइड करते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एग्जिस्टिंग गुड्स, एक फ्यूचर गुड्स और एक क्या है, कंटीजेंट गुड्स। देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है एट ए टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एट ए टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, the goods which is already exist, that is called existing goods। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब वो जो गुड्स मौजूद है ऑलरेडी हमारे पास, उस गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी गुड्स को बोलते हैं क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, द गुड्स ऑलरेडी, देखो यहाँ पे लिखा गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इज नोन एज व्हाट, एग्जिस्टिंग गुड्स। सर सेकंड क्या होता है? जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि सपोज मैंने टीवी खरीदने गया एक शॉप में, तो टीवी ऑलरेडी मौजूद है, मैंने बोला ये टीवी दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होता है सर? फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है जो गुड्स, देखिए द गुड्स विच इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बनने के बाद जो गुड्स हम लोग मैन्युफैक्चर्ड होगा फ्यूचर में, प्रोसेस्ड होगा फ्यूचर में, एक्वायर्ड होगा फ्यूचर में, ये सबको बोलेंगे क्या, फ्यूचर गुड। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, देखिए एक बार देखिए यदि मैं यहाँ पे जो तीन वर्ड दिया गया ना, एक तीन वर्ड पहला है मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड का एक्जैक्टली मीनिंग क्या होता है समझना है एक बार। सर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कैसे होगा? देखो आप देखोगे, सपोज आप किसी टी शर्ट दुकान में गए या फिर फर्नीचर की दुकान में गए और बोले कि भैया मेरे लिए कस्टमाइज टी शर्ट बना के रखो, मेरे लिए एक ऐसा टी शर्ट बनाओ जहाँ पे लाइट लगे, ऐसा ऐसा लाइट जले, ऐसा कोई कस्टमाइज टी शर्ट आप बनवाने जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये गुड्स, ये जो टी शर्ट था, वो जो फर्नीचर था, ये सब मौजूद नहीं था, आपके हिसाब से कस्टमाइज होकर बन के आएगा इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट सर, प्रोड्यूस क्या होता है सर? प्रोड्यूस क्या होता है सर? प्रोड्यूस, देखो प्रोड्यूस का मतलब होता है कि एक ऐसा सामान जो कि अभी तक फिलहाल वो सेलर भी प्रोड्यूस करके नहीं रखा है, आपके ऑर्डर करने के बाद, आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स करने के बाद वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। तो इन दैट केस उसको क्या बोलेंगे हम लोग सर? उसको बोलेंगे प्रोड्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जितना भी मैंगो होगा उससे हम लोग क्या बनाएंगे, माजा बनाएंगे, माजा।
तो वो भी आया है। नेक्स्ट पॉइंट सर एक्वायर्ड, कुछ ऐसा सामान जो कि अभी तक सेलर के पास ही नहीं है, वो फ्यूचर में किसी और से कहीं और देश से मंगवाएगा, वो एक्वायर करेगा, उसके बाद आपको देगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। फॉर एग्जांपल बताया ना सर, जैसे सपोज नीता अंबानी गई किसी मोबाइल के शॉप में और बोली कि भाई मेरे लिए एक 70 करोड़ का एक मोबाइल बना के दीजिए। वो 70 करोड़ का उस मोबाइल कीपर के पास भी, मोबाइल शॉप कीपर के पास भी 70 करोड़ का मोबाइल नहीं था। तो क्या किया, वो सोचा कि चलो ठीक है मैं दूसरे देश से मंगवा दूंगा। तो अभी तक उसके पास नहीं, तो दूसरे देश से मंगवाएगा तो वो एक्वायर करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है सर? फ्यूचर गुड्स इज द गुड्स व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड, फ्यूचर प्रोसेस्ड और एक्वायर्ड इन फ्यूचर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। एक होता है कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स का मतलब मैंने ऑलरेडी क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज हम लोग दोनों जन एक समुद्र के किनारे में खड़े हैं और हम बोले कि देख वहां पे जो शिप आ रहा है ना, शिप, उस शिप में मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो तुम मेरे को बोलता है कि सर जितना भी सामान है तुम मेरे को बेच दे, हम तुमको उसके बदले में पेमेंट कर देंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है उस गुड्स के लिए जो गुड्स अभी तक मेरे पास भी नहीं आया। वो फ्यूचर डेट पे जब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं सामान उसको उतारूंगा, तब वो मेरा गुड्स होगा। डेट इज कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। वो गुड्स जो है वो कंटीजेंट गुड्स है, और जो हम लोग बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझे क्या? यस सर, ये था तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखोगे आप तो एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी का नाम है क्या? स्पेसिफिक गुड। दूसरा कैटेगरी का नाम है क्या? असर्टेन गुड्स। तीसरा कैटेगरी का नाम क्या है? अनअसर्टेन गुड्स। सर स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है सर? स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है जिसको हम लोग एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हम लोग आइडेंटिफाइड करके बोले कि भाई मेरे को यही गुड्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। सपोज मैंने एक टीवी शॉप में गया, सॉरी एक मोबाइल शोरूम में गया, मैं बोला कि भाई मेरे को एक गैलेक्सी S7 एज चाहिए। ये आपके इंस्टीट्यूट के मैट का एग्जांपल्स है। मैंने स्पेसिफिकली मैंने बोला ना कि यही मोबाइल चाहिए, तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलेंगे बताओ? स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका असर्टेन गुड्स। सर असर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है? असर्टेन गुड्स का मतलब होता है असर्टेन और अनअसर्टेन को दोनों को एक तरीके से बताते हैं। देखो सपोज आप यदि किसी मॉल में जाते हो, तो मॉल में जाने के बाद आपको बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह, मॉल मतलब क्या, किसी जैसे फूड बाजार वगैरह, बिग बाजार वगैरह में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे बहुत सारे बिस्किट्स नजर आता है। तो बहुत सारा बिस्किट जहां पे है दैट इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। उसमें से मैंने 2 बिस्किट निकाल दिए, दैट इज कॉल्ड असर्टेन गुड्स। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया हुआ, आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे आपको कॉटन खरीदने जाना, 2 kg कॉटन, तो कॉटन तो पूरा ढेर पड़ा हुआ है उस सेलर के पास, तो जो ढेर पड़ा हुआ दैट इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। उसमें से 2 kg आपका निकाल के अलग कर दिया, दैट इज कॉल्ड सर्टेन गुड्स। ठीक है, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स क्लियर हो गया शायद, समझे क्या? यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अपना डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल टू गुड्स का मतलब क्या होता है? देखिए बेसिकली यदि मैं बात करें कुछ ऐसा चीज, जैसे आपको पता होगा, आप जैसे मान लीजिए आप सपोज आप कहीं पे भी कहीं सपोज हल्दीराम में या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, फिर चाय पीने जाते हो, तो आपको पहले टोकन करवाना पड़ता है। टोकन, दैट टोकन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ, जैसे कि बिल ऑफ लैडिंग। ये कभी एग्जाम में आने का चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है, एग्जाम में आने का चांस बहुत नेग्लिजिबल है, बस खाली पढ़ के चल जाओ। ठीक है, डॉक मॉर्गन वन। देखिए मेरा काम है आपको पूरा रिवाइज कराना, बट आपको मैं ये भी साथ साथ बताना चाहता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब क्या होता है? इट डज नॉट अलाउ अदर पर्सन। इसका मतलब क्या है बताता है, देखो एक होता है डॉक्यूमेंट, मेरा थोड़ा गला खराब है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। दोनों में अंतर ये है। देखिए जैसे मान लीजिए आपने किसी रेस्टोरेंट में गए और आप एक टोकन कटाए चाय पीने के लिए, और टोकन कटाने के बाद 10 रुपये आपने दिया, आपको एक टोकन मिला, और टोकन आपसे खो गया। तो टोकन कोई भी बंदा उठाएगा ना, तो उस टोकन को लेके जाके काउंटर में जाके चाय ले सकता है। ठीक है, टोकन पे आपका नाम लिखा नहीं है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है, बट उसको बोलते डॉक्यूमेंट टू टाइटल। वो सब वो वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये इसको बोलते डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जहाँ पे कोई जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो उसका ओनर है, बात करता। बट सपोज आरसी आप जानते होगे, वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर का होता है आरसी, कि जो ये दिखाता है कि ये कार या फिर ये बाइक ये आपका है। तो ये जो आरसी है ना, जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली है कि ये इसके ओनर आप है, ये आपको प्रूव करता हो, तो इसे क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। समझे क्या? नेक्स्ट पॉइंट है सर व्हाट इज अ मर्चेंट एजेंट? मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्मल एजेंट का मतलब आपको पता है, जो बायर्स बाइंग सेलिंग कर सकता है, बट सोगा में स्पेसिफिकली सोगा में मर्केंटाइल एजेंट में थोड़ा सा उसका दायरा को बढ़ा दिया गया, एजेंट के दायरे को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। सर ये कैसे बढ़ाया गया सर? इसको ऐसे बढ़ाया गया, मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है, एक तो होता है जो गुड्स आपके बिहाफ में बाय और सेल करे, वो तो मर्केंटाइल एजेंट होता है। साथ ही साथ वो चाहे तो आपके गुड्स को गिरवी रख के आपको लोन भी उठा सकता है। यहाँ पे देखो जो दिया बना, यहाँ पे जो टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स को सिक्योरिटी की तरह रख के आपको गुड्स भी गुड्स के अगेंस्ट क्या कर सकता है? वो ये उठा सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग सर? इशारे को
को क्या बोलते हैं हम लोग सर? इसको बोलते हैं क्या? मर्केंटाइल एजेंट। समझे क्या सर? यस सर। नाउ ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है क्या अपना डिलीवरी के बारे में। जैसे अभी गुड्स इंपॉर्टेंट था, वैसे डिलीवरी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए डिलीवरी का मतलब क्या होता है, 2 में अपना इसका डेफिनेशन दिया गया है। बोला गया कि डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर को क्या बोलते हैं डिलीवरी। ठीक है, इट मीन वॉलंटरी ट्रांसफर। यहाँ पे जो सबसे भयंकर वाला कीवर्ड है वो है अपना क्या? वॉलंटरी ट्रांसफर। वॉलंटरी मतलब तो अपने मन से यदि आप ट्रांसफर करते हो तो वो डिलीवरी, अदरवाइज डिलीवरी नहीं है सर। अपने मन से जो ट्रांसफर करते हो वो है डिलीवरी, वो अदरवाइज डिलीवरी नहीं है। इसका मतलब क्या हो सर? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि सपोज आप अपने पास मोबाइल रखे थे और आपका कोई दोस्त लेके भाग गया, तो क्या आप उसको डिलीवरी कर दिए? नहीं सर। आप अपने मन से दिए ये मोबाइल अपने दोस्त को देते तो दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। बट यदि वो छिनताई करके भाग गया, छिनताई करके मतलब चोरी करके भाग गया, तो डिलीवरी नहीं माना जाएगा। समझे क्या बात? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ डिलीवरी के बारे में, देखिए टाइप्स ऑफ डिलीवरी के बारे में बात करें तो 3 टाइप का डिलीवरी होता है। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक होता है एक्चुअल, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है क्या? सिंबॉलिक। देखिए तीनों का मतलब यदि हम बात करें, सपोज आप मेरे पास आए, बोले कि भैया मेरे को ये मोबाइल आप भेजिएगा क्या? हम बोले हाँ ठीक है, बेचने के लिए रेडी है, ले ले भाई। तो तुम मेरे को 10,000 रुपीज दिया और हम तुमको मोबाइल दे दिया। दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी। मैंने फिजिकली इस एसेट्स को आपको मैंने दे दिया। दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी। और इसी को क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिलीवरी। समझे? नॉर्मल लाइफ में जो हम लोगों का डिलीवरी होता है वो फिजिकल डिलीवरी मतलब एक्चुअल डिलीवरी ही हमारा नॉर्मल डिलीवरी हम लोग समझते हैं। बट इसके अलावा दो अलग टाइप का डिलीवरी भी होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक होता है सिंबॉलिक। देखिए कंस्ट्रक्टिव के बारे में बात करूं, जहां पे कस्टडी चेंज नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैंने मोबाइल आपको दे दिया, हैंड टू हैंड दे दिया, मतलब मोबाइल मेरे कस्टडी से आपके कस्टडी में चला गया। दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। बट बट मैंने आपको सपोज मेरा एक गोडाउन है, जिस गोडाउन में मेरा ऑलरेडी 50 टू मोबाइल पड़ा हुआ है। उस गोडाउन का जो कीपर था, जो वेयर हाउस कीपर था, उसको मैंने फोन करके बोला कि भाई सुन, अब से जो गुड्स तुम्हारे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, अब से उस गुड्स का मालिक हम नहीं, मिस्टर एक्स है। तो मिस्टर एक्स को हम लोगों ने क्या किया? उसको राइट दे दिया। तो अब देखो, अब उस वेयर हाउस का रेंट से लेके उस गुड्स के ऊपर राइट का सारा हक किसके ऊपर है सर? उस बंदे के ऊपर, उस एक्स के ऊपर है। तो उस एक्स को क्या बोलेंगे सर? उस एक्स जो हम लोगों ने किया यहाँ पे क्या इसको बोला जाएगा? क्या? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझे क्या बात सर? यस सर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है बेसिकली गुड्स का कस्टडी को चेंज करे बिना यदि हम गुड्स के राइट्स को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं, उसे बोलते हैं क्या? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन के चेंज करे बिना यदि हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है सर? सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है, याद रखना, मान लीजिए आपने, मेरा एक बाइक अभी आया, बाइक से मैं आया और कोई बच्चा मेरे को बोला कि सर आप एक बाइक दीजिएगा क्या? तो मैंने बाइक का चाबी दे दिया। दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। मैंने गुड्स ट्रांसफर नहीं किया, मैंने उसका उसका की दे दिया। मैंने आपको वेयर हाउस का की दे दिया। दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। समझे क्या? समझे क्या? देखो क्या लिखा है? देयर इज अ डिलीवरी ऑफ द थिंग्स इन टोकन। जिसे आपको चाय का जो टोकन दिया था वो भी क्या है? अपना अपने आप एक सिंबॉलिक डिलीवरी है। सॉरी एक मिनट चाहिए। फिर याद रखिएगा एक चीज है, नोट अपने को पढ़ना है कि गुड्स को डिलीवरी तभी कर सकते हैं जब वो डिलीवरेबल स्टेट में हो। सर डिलीवरेबल स्टेट में कब होगा सर? जब वो सामान रियल में जिस तरीके से बायर खरीदना चाहता है उस तरीके से मौजूद है। सपोज यदि मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, आपके पास बहुत सारा लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है, तो क्या लकड़ियों का ढेर लोग खरीदने के लिए रेडी है? आंसर इज नहीं सर। लकड़ियों को ढेर को जब हम लोग उसको बंडल बना देते हैं तब लोग खरीदने के लिए रेडी है। तो उसको क्या बोलेंगे सर? पहले तो वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, बट उसको मैंने बंडल बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिलीवरेबल स्टेट। अब वो डिलीवरेबल स्टेट में चला गया। ठीक है, समझे क्या सर? यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी क्या होता है सर? प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर? प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? ओनरशिप होता है। ठीक है, नाउ प्राइस क्या होता है सर? प्राइस का मतलब प्राइस मींस अ मनी कंसिडरेशन और सेल ऑफ गुड्स। अभी ये तो उतना बड़ा चीज नहीं, आपको एक बार रीड करके आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? देखो देखो प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। देखो प्राइस डिसाइड करने का 3 तरीका होता है। प्राइस को डिसाइड करने का कितना तरीका होता है सर? 3 तरीका होता है प्राइस को डिसाइड करने का, याद रखिएगा। एक तो याद बाइक कॉन्ट्रैक्ट बना ले, बैठे हम लोग और कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त बोल दिया गया कि भैया इस मोबाइल का दाम है 20,000 का, तो बाइक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। सर मान लीजिए बाइक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, तो सर कैसे करें? तो सर मान लीजिए ऐसा बोल दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट में ही बोल दिया गया कि भाई सुन, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइड नहीं कर पाए, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे सुन चल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ना डिसाइड करते हैं कैसे? प्राइस डिसाइड करते हैं प्रोसेस से, मतलब कुछ मैनर लिख दिया गया कि सुन ना अब डिसाइड करेंगे, देख ये मोबाइल जो है ना कितना रुपए में होगा वो मेरे को नहीं पता, बट मैंने आपको ऐसा बोला कि सुनो देख चल ये मोबाइल तुमको खरीदना है। बोला हाँ खरीदना है, ले ले तू मेरा मोबाइल ले ले, बट
इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस ये होगा कि इस मोबाइल में बहुत सारा मेरा खर्चा लगा हुआ है, ठीक है, उस खर्चा लगा हुआ, सेलिंग का भी खर्चा लगा हुआ, सारा का सारा खर्चा लगा हुआ, इस पूरे खर्चे को जोड़ूंगा मैं और 20% में जोड़ अपना प्रॉफिट जोड़ के मैं आपको इस मोबाइल को बेचूंगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग सर, इसको बोलते हैं बाय मैनर, प्राइस डिसाइड करना एज मैनर। सर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल समझना है। मान लीजिए आपने मेरे को एक ऑर्डर दिया कि भैया आप यहाँ पे एक ना कारपेंटर वाला काम कर दीजिए, फर्नीचर का कुछ काम करना है, तो मैंने बोला ठीक है, चलो ठीक है मैं कर दूंगा। तो मैंने फर्नीचर का पूरा सेटअप देखा, मैंने देखा कि चल ठीक है, फर्नीचर को बनाने में मैं कितना खर्चा लगे अप्रॉक्सीमेट मैंने बताया। तो फिर वो आप बोल रहे हो कि अप्रॉक्सीमेट आप कितना लगोगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपये आपका अप्रॉक्सीमेट खर्चा लग जाएगा मेरा। तो बोलता है कि चल ठीक है, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है, मतलब हम जो तुमको प्राइस कोटेशन किया ना 1.5 लाख रुपया, ये हमको लगता है कि हम श्योर नहीं है, तो हम तुमको ऐसा बात बोले, सुनिए ना भैया, एक काम करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, आपका जो कारपेंटर वाला जो काम है वो हम करते हैं, जितना भी खर्चा लगेगा सब खर्चे को जोड़ेंगे और इस पर 20% प्रॉफिट जोड़ के आपका जितना अमाउंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना ना हमारे और आपके बीच में, ये जो डिसीजन हुआ ये किस चीज़ के ऊपर हुआ सर, प्राइस के ऊपर। बट यहाँ पे प्राइस कभी भी फिक्स नहीं था, हम लोगों ने प्राइस कैसे डिसाइड किया, प्राइस बाय माइनर डिसाइड कर लिया। हम लोग बोले कि भैया हम लोग कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करते हैं, जितना खर्चा लगेगा सबको जोड़ा जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैनर फिक्स है, यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस फिक्स नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी के ऊपर छोड़ सकते हैं। क्या किस पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास एक पुराना मेरा कार खरीदने गए, तो आप कार का एग्जैक्टली वैल्यू मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो आप कितना में खरीदोगे। तो मैंने आपको बोला कि सुनना, एक काम करते हैं, मैकेनिक को बुलाते हैं, मैकेनिक जो प्राइस डिसाइड करेगा वो प्राइस हम लोग मान लेंगे। तो ऐसे भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, आंसर इज यस। तो देखो प्राइस डिसाइड करने का अभी तक हम लोगों ने 2 तरीका बताया। पहला, या तो बाई कॉन्ट्रैक्ट हम लोग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग मैनर डिसाइड कर सकते हैं, मैनर के हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, मैनर के हिसाब से हम लोग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। सर मैनर मैनर यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकता है, हाँ मैनर हमारा थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है। और एक होता है क्या, डिटरमाइन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग विद बिटवीन द पार्टी। सपोज मैंने आपके दुकान में गया, मैं बोला कि भैया आप ये सपोज मैं यहाँ आपका सपोज ब्रेकफास्ट का दुकान है, मैंने आपको बोला कि भैया आपको कितने रुपए का कचौड़ी दे रहे हो आप, तो आप बोलो कि मेरे को 20 रुपये पर प्लेट का मेरा कचौड़ी है। तो मैंने आपको बोला कि भैया देखिए डेली हम नाश्ता करेंगे आपके पास, आप थोड़ा सा कुछ कम लगा लो। तो आप क्या किया, 18 रुपये लगाने लगे, 20 के जगह पर 18 लगाने लगे, और डेली में 18 रुपये लगाने लगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो प्राइस डिसाइड हुआ कैसे डिसाइड हुआ सर, ये हुआ बिटवीन द पार्टी, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था, समझे क्या, यस सर। नाउ सेक्शन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। देखो सेक्शन नंबर 10, इफ देयर इज अ एग्रीमेंट टू सेल्स एंड इट्स डिसाइडेड दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी डिसाइडेड बाय थर्ड पार्टी। ऐसा डिसाइड कर दिया कि थर्ड पार्टी डिसाइड किया। ऐसा हुआ कि सपोज कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ऐसे बोले कि सर चल ठीक है, प्राइस डिसाइड करेगा मैकेनिक, मतलब थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा, और थर्ड पार्टी अनेबल कर दिया, थर्ड पार्टी मना कर दिया, सर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा सर, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा सर, वर्ड बन जाएगा, समझे क्या, यस सर। नाउ प्राइस इट नॉट डिटरमाइन, मान लो प्राइस डिटरमाइन ही नहीं कर पाए तो क्या होगा, प्राइस इज द रीजनेबल। सर रीजनेबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल का मतलब होता है वो डिपेंड करता है केस टू केस। ये हम लोग यहाँ पे लिखना अलाउड नहीं है, लॉ भी नहीं लिखा, समझे क्या। नेक्स्ट पॉइंट सर, यहाँ तक आपको क्लियर है क्या, यस सर, यहाँ तक आपको क्लियर है क्या, यस सर। इसको फटाफट से तब तक रिवाइज करो एक बार, पढ़ो एक बार। यूनिट 1 आपका खत्म ही होने वाला है, बस यूनिट 1 खत्म, यही लास्ट है अपना टॉपिक, खत्म हो जाएगा अपना, तो जल्दी पढ़ो एक बार। देखो सेक्शन नंबर 5 जिसके बारे में बात करता है वो ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स हाउ मेड। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बनता कैसे। देखो यदि मोड्स के बारे में बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बनाने का 1 2 3 4 5 6 मोड्स है। पहला मोड्स क्या है सर, पहला मोड्स है मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेड ऑफ सच। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से क्या कर सकते हैं हम सर, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बना सकते हैं। दूसरा क्या है सर, इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी एंड पेमेंट, और डिलीवरी ऑफ द पेमेंट, और लास्ट क्या, डिलीवरी प्लस पेमेंट आर मेड एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है कुल मिला के आपका, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बना सकते हो। सेक्शन नंबर 5 उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप इट इज क्लियर राइट। नाउ यूनिट 1 हम लोग फाइनली कंप्लीट कर लिए, मात्र 35 मिनट में हमारा पूरा का पूरा यूनिट 1 खत्म हो गया। और आपको पता होगा मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ा है, बेलमेंट वाला डिफरेंसेस जो था आप इंस्टीट्यूट के मैथ से एक बार पढ़ लोगे, और एक होगा तुम्हारा सेल्स और रिटर्न बेसिस, आपको ऑलरेडी मैंने क्लास में समझा दिया था, तो ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। यूनिट 1 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया,
ठीक है। देखिए रिवीजन जो होगा ना वो इसी तरीके से रिवीजन होना चाहिए जिस तरीके से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आपके इंस्टीट्यूट के मैट का एक एक चीज मैंने कवर किया है, बट अपने हैंड रिटन नोट से मैं इसके बारे में बात करूँ। हैंड रिटन नोट्स स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया। लास्ट टर्म में भी मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाया था, बच्चे को दिया था। हैंड रिटन नोट्स बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप जब इसको देखोगे ना पूरा अच्छे तरीके से, जब आप इसको देखोगे तो आपके पूरे इंस्टीट्यूट के मैट को मैंने बस कॉपी में लिख के मैंने आपको प्रेजेंट किया है। क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लॉ में यही है कि सर लिखेंगे कैसे। तो जब ये हाथ से लिखा हुआ जो चीज होता है ना, वो जब बच्चे के पास हाथ में आता है तो वो याद करने का और पढ़ने का जो जज्बा होता है ना, वो थोड़ा सा दो गुना हो जाता है पहले से। आप जब बुक से पढ़ोगे और जो मेरे कॉपी से पढ़ोगे, जो मेरे ये हैंड रिटन नोट से पढ़ोगे, ये दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 जो स्टार्ट करें वो क्या है, कंडीशन एंड वारंटी के बारे में। देखिए कंडीशन एंड वारंटी के बारे में क्या है, देखो स्टिपुलेशन। सबसे पहला बात जो होता है सर, स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है। स्टिपुलेशन का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, या फिर बोल दो अपना रिक्वायरमेंट। मतलब सपोज आप बायर हो, आप किसी भी सेलर के पास यदि सामान खरीदने जाते हो तो आपको पता है कि जब भी आप सामान किसी भी सेलर के पास सामान खरीदने जाओगे तो सामान खरीदते वक्त आपको एक प्राइस, आपको क्या चाहिए उस गुड्स में आप वहां पे बताते हो। तो जो आपका मेन पर्पज है, सपोज आप कहीं पे मोबाइल खरीदने गए और आपका मेन पर्पज ये है कि आप ये जानना चाहते हो कि मोबाइल कुछ ऐसा हो जहां पे कम से कम 6000 मेगाहर्ट्ज बैटरी हार्ट हो। आपका मेन जो पर्पज था वो बैटरी बैकअप था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन। बट यदि हम बात करें, आपको मोबाइल इसके अलावा आपके उसके मोबाइल में कैलकुलेटर भी होना चाहिए, कैमरा थोड़ा बहुत ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये सब जो है ना, ये अपना सेकेंडरी थिंग है। आपका मेन पर्पस क्या था सर, आपका मेन पर्पस था आपका बैटरी बैकअप्स। तो दैट बैटरी बैकअप्स इज नोन एज व्हाट, कंडीशन। और जिसके अलावा आपने अलग फीचर्स आपने उसके साथ पाया, दैट इज कॉल्ड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन मींस व्हाट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां पे कोलैटरल जो है अपना उसके साथ मिल गया फ्री में, तो उसे क्या बोलते हैं सर, वारंटी। ठीक है, देखो यहां पे दिया हुआ है, ये मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था। सपोज आप एक कंप्यूटर खरीदने गए किसी शॉपकीपर के पास, ठीक है। तो देखो एक बार आपने बोला कि देखिए कंप्यूटर में मेरे को तो चाहिए मेनली बैटरी बैकअप, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इसके चलते मेरे को बैटरी बैकअप अच्छा खासा चाहिए। तो आपका जो मेन पर्पस क्या था सर, बैटरी बैकअप आपका हो। तो ये जो बैटरी बैकअप वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या है आपका, ये आपका मेन पर्पस है। इससे इसको क्या बोलेंगे सर, एसेंशियल मेन पर्पस है तुम्हारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे कंडीशन। समझे क्या सर, ये सब समझ। बट सर इसके अलावा आपको क्या क्या मिला सर, स्टोरेज मिला, प्रोसेस मिला, रैम रोम मिला, ये सबको क्या बोलेंगे सर, इट इज कॉल्ड वारंटीज। इसको बोलते हैं कोलैटरल। क्या बोलता था, कोलैटरल। क्या कंडीशन एंड वारंटीज बनते समझ में आया, यस सर। नेक्स्ट में देखो इसको और अच्छे तरीके से लिखा गया, देखो एक बार। कंडीशन स्टिपुलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आपका जो रिक्वायरमेंट्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक जरूरी है जो जो बस मिल गया तो ठीक है, पहला कंडीशन जो बहुत जरूरी है इसको कंडीशन बोलते हैं, जो बस मिल गया तो ठीक है उसे क्या बोलते हैं, वारंटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मान लीजिए कंडीशन आपका टूटता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, तो वो क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टेड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है, रिजेक्ट द गुड्स और रिफंड कर सकते हैं आप, डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ब्रीच ऑफ वारंटी क्या होगा, आप प्राइस के लिए, प्राइस और डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हो फॉर डैमेजेस ओनली। यहाँ पे प्राइस के लिए क्लेम नहीं कर सकते आप। क्या क्या, अब देखो ना एक बार, आप मोबाइल खरीदने गए, आप लैपटॉप खरीदने गए थे, सिर्फ बैटरी बैकअप आपको चाहिए था, बैटरी बैकअप खराब हुआ ना तो आप प्राइस के लिए भी केस कर सकते हो, क्योंकि आपका मेन पर्पस ही ये हो गया। बट आपका रैम रोम में कुछ गड़बड़ी हो गया, या फिर आपका कैमरा, उस लैपटॉप का कैमरा खराब था, तो ये तो आपका वारंटी था ना, तो इसके लिए आप प्राइस के लिए केस नहीं कर सकते, आप रिफंड भी नहीं कर सकते, आप डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट। और उसके बाद फिर यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ, ऊपर में मैंने डिफरेंसेस पहले लिखा था, ये डिफरेंसेस आपको दिख रहा है आपको। ठीक है, आप एक बार डिफरेंसेस जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे क्या बात, यस सर। आइए हाँ देखिए, सेक्शन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं, तो वो बोलता है टाइम ऑफ पेमेंट के बारे में। देखो टाइम ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब सोचो ना एक बार, यदि टाइम ऑफ पेमेंट को भी एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बना देते तो क्या होता, तो सर बहुत सारा झमेला हो जाता। अब सपोज सेलर बायर को सामान बेचा, बायर बोला कि ठीक है आपको 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, वो 1 महीने बाद पेमेंट नहीं किया, तो क्या करे, सामान वापस ले ले, नहीं कर सकते सर, दैट इज कॉल्ड नॉट एसेंशियल ऑफ द पार्ट ऑफ डैमेज के लिए केस नहीं सर। ठीक है, तो कभी भी पेमेंट करने का जो बात है ना, कभी भी जब पेमेंट करने का बात आएगा तो पेमेंट
जो होगा ये कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट यदि मैं बात करूं डिलीवरी, जो डिलीवरी होगा ना, जो डिलीवरी होगा ना, ये एसेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द हो सकता है। ठीक है, एसेंस है डिलीवरी कैन बी ट्रीटेड एज कंडीशन, बट प्राइस इज प्राइस पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट अ कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, व्हेन द कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट है, वो क्या बोला गया है, व्हेन द कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी, कब कंडीशन को वारंटी मानेंगे। याद रखिएगा, बड़ा गलती को छोटा गलती मान सकते हैं, बट छोटा गलती को कभी बड़ा गलती मानेंगे क्या? नहीं सर, छोटा गलती को कभी बड़ा गलती नहीं मान सकते। बड़े बड़े गलतियों को छोटा मान सकते हैं, मतलब कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं, बट वारंटी को कंडीशन नहीं मान सकते। समझे क्या बात सर? यस सर। नाउ सर, यदि मैं बात करूं व्हेन द कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी, यहां पे कुल मिला के 4 केसेस है जहां पे आप कंडीशन को वारंटी मान सकते हो। चलिए 4 केसेस क्या है, सोचो ना एक बार। आपने कंडीशन तोड़ दिया, आपने सामने वाले पार्टी का कंडीशन तोड़ दिया, तो सामने वाला पार्टी यदि सज्जन पुरुष होगा मेरे ऐसा, तो आपको माफ कर देगा। तो पहला केसेस है जहां पे कंडीशन को वारंटी मानेंगे, वो है अपना क्या, वेव ऑफ। जब बायर अपने आप से सेलर को वेव ऑफ कर दे, चलो कोई बात नहीं, बच्चा की तरह तुमको बच्चा समझ के माफ करते, दूध भात है तुम्हारा, दूध भात, कौन सा दूध भात, कौन सा भात है बताओ, दूध भात है, ऐसा बोल के मैंने आपको माफ कर दिया। तो इसको बोलते हैं क्या, ये कंडीशन को मैंने क्या मान लिया, वारंटी मान लिया। तो पहला केसेस क्या है देखो, व्हेन द बायर वेव ऑल टुगेदर। ठीक है, यस सर, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, जब बायर ही सेलर को ये बोल दिया कि भाई सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक काम करते हैं, आपके कंडीशन को हम लोग वारंटी मान लेते हैं। when the buyer treat the condition as वारंटी, बायर खुद उस कंडीशंस को क्या मान लिया, वारंटी मान लिया। तो खुद ट्रीट कर दिया किसके बारे में, किसको, कंडीशन को वारंटी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, व्हेन द गुड्स इज नॉन सेपरेबल, गुड्स कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते सर, गुड्स में कंडीशन और वारंटी को सेपरेट नहीं कर सकते सर। और हम लोगों ने पूरा का पूरा गुड्स को एंजॉय कर लिया, तो याद रखिएगा वहां पे भी हम लोग यहाँ पे कंडीशन को वारंटी मान रहे हैं। व्हेन द गुड्स इज नॉन सेपरेबल, जिसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट है क्या, मान लीजिए इम्पॉसिबल हो गया, बाय लॉ हो गया कि अपने इस कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक आपको सप्लाई करने का बात था और प्लास्टिक इंडिया में बैन हो गया, तो प्लास्टिक ही बैन हो गया, तो क्या इम्पॉसिबल हो गया सर? ये टोटली इम्पॉसिबल हो गया। तब अब यहां पे हम लोगों को कंडीशन को जानबूझ के और मजबूरन होके हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा सर? उसको मानना पड़ेगा वारंटी। आई होप इट इज क्लियर। सर याद करने का ट्रिक बताया ना सर, याद करने का मैंने ट्रिक बताया, ये बनाया है, ये आपके लिए बनाया है विंट। क्या है सर? विंट। सर W4 वेव ऑफ। सर I4 इम्पॉसिबल। सर N फॉर नॉन सेपरेबल, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और T का मतलब क्या होता है सर? T का मतलब होता है ट्रीट, बायर खुद ट्रीट कर दिया कि ये कंडीशन नहीं है, वारंटी है। याद रखना मेरे दोस्त, यूनिट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने हम लोग क्या, कंडीशन। सर कंडीशन एक्सप्रेस हो सकता है क्या सर? कंडीशन एक्सप्रेस हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। कंडीशन में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, कंडीशन में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। जब कंडीशन एक्सप्रेस होगा तो देखो क्या बोलेंगे, व्हेन देयर आर अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टी टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट बाय स्पेसिफिकली बोल दिया कि भैया मेरे को ये चीज कंडीशन चाहिए, मेरे को इस मोबाइल में मेरे को इतना बैकअप चाहिए, इतना बैटरी बैकअप चाहिए, इतना मेगा हर्ट का बैटरी चाहिए, तो इसे बोलेंगे एक्सप्रेस कंडीशन। बट कुछ इंप्लाइड भी होता है क्या सर? यस सर, इंप्लाइड का थोड़ा लंबा लिस्ट है, यहाँ पर लंबा लिस्ट है, इसको क्या बोलेंगे सर? इंप्लाइड कंडीशन। सर क्या क्या होगा सर? देखो एक बार देखो, याद रखना यहाँ पे जो कीवर्ड है ना इंप्लाइड कंडीशन का, वो है क्या? प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। मतलब लॉ प्रिज्यूम कर देगा कि सर ये कंडीशन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये कौन कौन सा है सर? पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे कुल मिला के 7 पॉइंट जो अपने को पढ़ना है। पहला पॉइंट देखो, कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल, देखो कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स द फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स दो तरीके का हो सकता है, सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स। राइट ऑफ सेल्स क्या हो सकता है? ओनर का।
समझे क्या सर? अब सोचो एक बार, यहाँ पे मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि सपोज ए एक कार चोरी करता है बी का और उस कार को बेच देता है सी को, और सी इस कार ऐसे घुमाता है, घुमाते बी के पास चला जाता है। ए सॉरी ए जो है बी का कार को चोरी करके सी को बेच देता है, और सी उस कार को चलाते चलाते बी के पास चला जाता है, और बी उसको पकड़ के बोलता है कि भाई सुन, ये कार मेरा है, तो मेरे को दे दो। तो क्या बी सी से रिकवर कर सकता है उस कार को? बताइएगा मेरे को, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए आपका। क्या बी सी से उस कार को रिकवर कर सकता है? एंड आंसर इज यस, कर सकता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कर सकता है। सर कैसे कर सकता है सर? तब तो सर ये बी का लॉस हो गया ना, सॉरी सी का लॉस हो गया ना, तो सी तो ऑलरेडी सी है, सी का तो नाम ही में सी है, समझ पा रहे हो आप? ऑलरेडी वो सी है, तो सी बनता ही है, वो सी बन ही गया। हाँ सर, आपको वो गुड्स को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ट्रू ओनर का बात है। यदि हम लोग किसी से सामान खरीदते हैं तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि जिससे सामान खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी का वो खुद ओनर है। समझे क्या बात? यदि हम किसी सामान को किसी बंदे से खरीद रहे हैं तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि उससे हम वो सामान जिससे खरीद रहे हैं, उस मोबाइल का, उस लैपटॉप का, उस कंप्यूटर का, उस कार का ओनर वो खुद है। ये इंप्लाइड कंडीशन है, समझ गए क्या? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। सर कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि याद रखिएगा कि आपका जो सेलर जो इस हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, आपका जो सामान खरीद रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज यहाँ पे आपको रिंग दिखाया गया, इस तरीके का दिखाया, और आप ऑर्डर दे दिए देख के कि भाई अच्छा रिंग है, मेरे को दे दो, और वो रिंग जब बना के दिया वो ऐसा दिया, ठीक है, सर्कल वाला रिंग था और इसको चौड़ा बना के दे दिया, ठीक है। अब सोचो एक बार, यहाँ पे लॉस है कि नहीं सर? यहाँ पे लॉस है कि नहीं? यस सर, ऑलरेडी लॉस है सर, लॉस है ना सर? यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको होता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इट इज अ इंप्लाइड कंडीशन दैट कि जब सेलर कोई चीज को डिस्क्राइब करके कोई सामान बेचता है, जो मेन सामान होगा ना, वो जो डिस्क्रिप्शन वाला सामान था, वो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल बाय सैंपल क्या होता है सर? सर सेल बाय सैंपल का मतलब क्या होता है सर? सेल बाय सैंपल का मतलब होता है कोई चीज, यदि मान लीजिए सेल बाय सैंपल का मतलब होता है हिडन या फिर लेटेंट। सर ये क्या होता है? देखो, सेल बाय सैंपल मतलब आपको मैंने एक सैंपल भिजवाया, तो आप सैंपल देख के आपको अच्छा लगा और सैंपल देख के आप ऑर्डर किए, तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि आपको जो मैंने सामान भिजवाना है, जो मैं आपको सामान भिजवाऊंगा, वो और आपका जो सैंपल वाला अमाउंट है, दोनों क्या होना चाहिए? सामान सिमिलर होना चाहिए। ये इंप्लाइड कंडीशन है। यदि सिमिलर नहीं होगा तो हम चाहेंगे तो वो सामने वाला बंदा चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस सपोर्ट्स। ये भी आपको पता है, जो क्वालिटी आपको सिंपल वर्ड्स में दिया गया था, ये इंप्लाइड कंडीशन है कि आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस के हिसाब से सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। ये भी आपको पता है कि सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों करके यदि सेलर सामान बेचता है तो दोनों को, ये जो मेन सामान है वो दोनों सामान में डिस्क्रिप्शन वाइज और साथ ही साथ सैंपल वाइज दोनों होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सामान है और सैंपल के हिसाब से सामान है, तो क्या वो सही है? आंसर इज यस, सही है। बट मान लीजिए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो है बट सैंपल के हिसाब से नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नहीं, कंडीशन एज टू मार्केटेबिलिटी का मतलब मैंने बताया था बिकाऊ, मतलब सामान कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर डील किया जा रहा है, वो सामान कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो रियल में बिकने लायक हो, मतलब ऐसा इस कंडीशन में हो कि उसको सामान को हम लोग मार्केट में बेचा जा सके, उसको बोलते हैं मार्केटेबिलिटी। तो देखो, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हो और सेलर मस्ट डील विद इन सच अ गुड्स, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ये जैसे आपको यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट के मैट में एक एग्जांपल देगा हॉर्न का। मान लीजिए आपने किसी के साथ कांटेक्ट बनाया हॉर्न भिजवाने का, और हॉर्न को उसको इस हिसाब से पैकिंग किया कि हॉर्न टूट गया और हॉर्न आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे हो, तो जो हॉर्न होगा ना, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? आप हॉर्न को रिजेक्ट कर सकते हो। वैसे आपका शूज का, वैसे आपका क्लोथ का है, ठीक है। होलसमनेस का मतलब होता है कि आपका जब भी एडिबल गुड्स के बारे में बात किया जाएगा, कभी भी एडिबल गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, तो याद रखना वो हमेशा क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। यदि हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको चाहे तो, ये इंप्लाइड वारंटी है कि वो हेल्दी होना चाहिए, यदि वो हेल्दी नहीं है तो आप चाहो तो उसको रिजेक्ट कर सकते हो। रेडिसल इंप्लाइड कंडीशन, ठीक है। बस 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 बस, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इंप्लाइड वारंटीज, और उसके बाद है कैवेट इंपेटर और यूनिट 2 खत्म। कुल मिलाकर आपको 50 मिनट अभी हुआ है, 10 मिनट में मेरा ये पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो सकता है। पूरे 1 घंटे में मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ाया। आई होप पूरा को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। ये अल्टीमेटली ये जो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, हैंडरिटन नोट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप
दिसंबर टर्म के लिए बैठोगे या फिर, तो याद रखिएगा दिसंबर टर्म के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। बच्चे शुरुआत से नहीं लिख पाए, मैंने क्लासेस में बच्चों को बोला था कि भाई अपना अपना हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाओ, बट बच्चे उतना मानते नहीं है, बट बच्चे माने नहीं और नहीं लिखे। तो मैंने आपको ये बना के मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम तक आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बट इसके बाद भी बच्चे जो नेक्स्ट ईयर 2024 में जब जून में बैठने वाले हैं, उनके लिए तो ये राम बाण है भाई, अभी से नोट बनाना स्टार्ट। ठीक है, चलो इंप्लाइड वारंटीज क्या होता है सर, समझते हैं। इंप्लाइड वारंटीज क्या होता है सर, देखिए पहला इंप्लाइड वारंटीज का मतलब होता है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इंप्लाइड कंडीशन, अभी हम लोग पढ़े क्या, इंप्लाइड वारंटीज। देखो इंप्लाइड वारंटीज में पहला नंबर पॉइंट क्या है, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। देखिए एक बार, द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। अब सोचिए ना, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, देखो एक बार, जो एक्स है ये वाई है। एक्स क्या है, एक्स एक लैपटॉप खरीदता है किससे, वाई से, और एक्स लैपटॉप सेकंड हैंड मोबाइल लैपटॉप था, वाई से खरीदता है। एक्स क्या करता है, उसके ऊपर कुछ रिपेयर्स करने का कुछ खर्चा स्पेंड कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब पता चलता है कि ये एक्चुअली जो है ना वो जेड का है। किसका है बताओ, जेड का है। वो क्या करता है, ट्रू ओनर क्लेम करता है कि भाई ये मेरा लैपटॉप है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंप्लाइड कंडीशन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको वापस दे देना पड़ेगा उस बंदे को। ठीक है, आपने उसको दे दिया। तो अब सोचिए फिर एक्स क्या वाई से मांग सकता है पैसा, यस सर, एक्स वाई से मांग सकता है। तो क्या मांग सकता है सर, वो प्राइस तो मांगेगा ही, साथ वो चाहेगा तो रिपेयर कॉस्ट भी मांग सकता है। इट इज कॉल्ड व्हाट, इंप्लाइड वारंटीज। ठीक है, वो अनडिस्टर्ब होना चाहिए भाई। हम यदि किसी चीज को यूज करें तो ये अनडिस्टर्ब होना चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, क्वाइट पोजिशन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंसेस का मतलब क्या होता है, देखिए द गुड्स शैल बी, देखो द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी फेवर और थर्ड पार्टी। देखिए एग्जैक्टली शॉर्ट फॉर्म में यदि मैं बात करूं तो देखो एक बार, आपने सपोज एक कार को गिरवी रख के लोन लिया हुआ था, या फिर कुछ कार को उसने हाइपोथिकेटेड करके सामान को खरीदा था, लैपटॉप को खरीदा था, लैपटॉप ये हायर परचेज पे उसने कार को खरीदा था, और उस कार को क्या किया, वो बी को बेच दिया। तो सोचो एक बार, अब वो बैंक वाला जो है ना, बैंक वाला उसको परेशान करेगा बी को अब कि भाई तुम वो कार खरीदा है ए से, तो तुमको मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। यदि ये होता है इसको बोल दे क्या, इंप्लाइड कंडीशन। ठीक है, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी झमेला ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वो इंप्लाइड वारंटीज है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई सामान यदि डेंजरस गुड्स है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये आपका इंप्लाइड वारंटीज है। ठीक है, एक मिनट जी, ये अटक गया है थोड़ा सा, वेट फॉर अ वाइल। तो यदि कोई गुड्स क्या है, डेंजरस इन नेचर है, तो डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस इन नेचर ये होगा। देखो, इफ द बायर इग्नोर सम डेंजरस सब्सटेंस इन एनी गुड्स, इट इज अ ड्यूटी ऑफ सेलर टू आस्क दैट थिंग्स। अब एसिड वाला एग्जांपल मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया था कि सपोज एक घर का एक आदमी एक 10 साल के बच्चे को बोलता है कि भाई जा, तुम जा दुकान से एसिड खरीद के लेके आ। अब देखो ये गलती किसका है, बायर का है। अब वो रास्ते में हाथ अपने ही पैर पे वो एसिड गिरा देते, क्योंकि बच्चा था वो गिरा देता है। इसमें गलती किसका है सर, इसमें बायर का गलती है, मानते हैं, बट सेलर का भी तो गलती है। सेलर को भी तो सेलर को भी तो बताना चाहिए ना कि भाई ये डेंजरस गुड्स उस 10 साल को ना दे, 10 साल बच्चे को ना दे, बोले कि भाई अपने पेरेंट्स को लेके आ तब मैं दूंगा, ऐसा बोले वो। तो सेलर का गलती है सर, ये सर सेलर का गलती है, तो सेलर को बोलना चाहिए, सेलर को बोलना चाहिए। ये पॉइंट बोलता है ये इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी। नेक्स्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट आपको पता है, ये हेडिंग्स आपको याद करने से काम हो जाएगा। देखो, वारंटीज एज द क्वाइट फिटनेस ऑफ द यूसेज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सके, यूजेबल गुड्स में कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट अपना खत्म हो जाएगा, कैवेट इम्पेटर। देखिए बहुत हुआ आप सेलर को ब्लेम करने का प्रोविजन सर लेके आए। सर अभी तक आप लोगों ने पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है सर, वो सारे का सारे किसके बारे में था, वो सारे का सारा था, वो सारे का सारा था कि सेलर गलती है। सर हर जगह पे सेलर गलती है क्या सर, हर जगह पे आप सेलर को गलती बोलेंगे सर, ये तो गलत बात है। आप हर जगह पे सेलर को कैसे गलती बोल सकते हैं सर, सर क्या बायर का ड्यूटी नहीं है सर, यस सर बायर का ड्यूटी है। तो यहां पे एक प्रोविजन डाला गया कैवेट इम्पेटर के नाम से, और कैवेट इम्पेटर टोटली टॉक्स अगेंस्ट बायर। बोलता है भाई कि दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, चलो मान लेते हैं,
दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, मान लेते हैं। सब गलती सेलर का है, मान लेते हैं। तो क्या तुम बायर हो, तुम्हारा ड्यूटी नहीं है क्या? यस सर, ड्यूटी है सर। तो सर आपका यदि ड्यूटी है तो आपको भी तो कुछ मानना चाहिए, इसीलिए एक प्रोविजन डाला गया बायर के अगेंस्ट। सब यदि सेलर के अगेंस्ट में होता ना तो हम लोग हमेशा केस कर देते सेलर को। तो यही एक प्रोविजन है जहां पे सेलर को वो बचा के रखा है और बायर के अगेंस्ट में बात करता है। वो बोलता है क्या? कैवेट इम्पेटर, जिसका एक देखो एक कोटेशन है, मैक्सिमा है, उसको क्या बोलते हैं? लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर मतलब टू बी अ बायर यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट द थिंग्स। आप हमेशा हर केसेस में आप सेलर को दोषी नहीं दे सकते। हर केसेस में सेलर गलती नहीं करता सर, हर केसेस में सेलर की गलती नहीं है। आप किसी किसी केसेस में बायर का भी तो गलती हो सकता है ना सर, ये सब बायर का भी गलती हो सकता है। समझे क्या? अरे भैया समझे क्या? बोलो 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 बोलो। यस सर, लेट द बायर बी अवेयर का मतलब हुआ कि हर केसेस में, हर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ सेलर का गलती नहीं है, बायर का भी तो कुछ अपना गलती होता है। यस सर। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे अपने को कुछ कंडीशन पढ़ना है जहां पे ये लॉ लागू होगा, ये प्रोविजन लागू होगा। पहला कंडीशन, इफ द बायर हैड मेड नोन to the seller that the purpose of his purchase and the buyer relied on the seller and skills and judgment and समझ में आया क्या? वो अपना पूरा का पूरा पर्पस बताया बायर और सेलर अपना उस बात पे रिलाई किया और सेलर भी सप्लाई द गुड्स ऑफ द सब्सिट्यूशन, तब उसके इस केसेस में यहाँ पे अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। समझे क्या? यस सर। कैवेट इम्पेटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सेप्शन। ठीक है सर, यहाँ पे क्या लिख दिया सर? ये गलती लिख दिया क्या सर? ये गलती लिख दिया क्या सर? इम्प्लाइड कंडीशन नहीं सर, मैंने ऑलरेडी आपको नॉर्मल क्लासेस में मैंने बताया था कि कोई भी बच्चे आप क्या करते हो ना, सब चीज को अलग अलग पढ़ते हो। आप इम्प्लाइड कंडीशन पढ़े थे, वो इम्प्लाइड कंडीशन जो था ना, वो सारे के सारे 7 पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लाइड कंडीशन में, वो सारे इम्प्लाइड कंडीशन आप कैवेट इम्पेटर के अगेंस्ट में डाल सकते हो सर। हाँ सर, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन डाल सकते हो आप। समझे क्या? इसका मतलब सर एक तीर से दो निशान। हाँ सर, एक तीर से दो निशान। यदि आप लोगों ने इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ लिया तो आपका एक्सेप्शंस ऑफ कैवेट इम्पेटर भी हो गया। यस सर, ये आपका यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए यूनिट नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट आपका 7 मिनट में है, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। सोगा का एक और वीडियो बनेगा जिसमें आप लोगों ने यूनिट 3 और यूनिट 4 का खत्म करेंगे, हम लोग पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको ऑलरेडी आपके पास वीडियो मिल चुका होगा, अपने लोगों ने क्लास कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, कंपनीज एक्ट, ये आपके सारे के सारे रिवीजन यदि आप सही तरीके से कर पा रहे हो और मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने, मेरे हैंड रिटन से यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, आप फेल नहीं होंगे। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको करना क्या है, मेरा पूरा रिवीजन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद साथ ही साथ इसके मॉड्यूल्स में जो भी आपके मॉड्यूल्स में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को आप खुद लिखोगे, लिख के मेरे को भेजो। मैं पर्सनली मैं सभी बच्चों को मैं बोलता हूँ, आप मेरे को भेजो, मैं बताऊंगा कि आपका सही है क्या गलत है। यदि आप भेजोगे ही नहीं तो ये आपकी गलती है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, आपका पूरा यूनिट नंबर 1 2। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कब? जब हम लोग यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ये नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका होगा, नहीं मिला होगा तो आप मेरे को एक बार पिंग करो, मैं आपको देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। हाँ चलो, यूनिट 4 बेसिकली किसके बारे में बात करता है बताओ? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर एग्जैक्टली होता क्या है पहले बताओ। अनपेड सेलर के बारे में हम बात करें तो सिंपल, वो सेलर जिसको पैसा नहीं मिला उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अनपेड सेलर। या तो पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला, या तो उसका हाफ पैसा भी मिला और हाफ पैसा नहीं मिला, तो भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनपेड सेलर। इवन यदि उसके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज आया, बायर उसको क्या दिया था? बिल, और बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड। उसको दिया था चेक, चेक क्या हो गया? बाउंस। तो फिर उस केसेस में उस बंदे को क्या बोलेंगे हम लोग? अनपेड सेलर ही बोलेंगे। तो देखो बस सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिया हुआ है, द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी अ अनपेड सेलर। एक सेलर को अनपेड सेलर कब बोलेंगे, इसके लिए देखो पहला पॉइंट क्या बोला गया, देखो
द होल ऑफ द प्राइस, होल ऑफ द प्राइस का मतलब पूरा का पूरा प्राइस हैज नॉट बीन पेड। और लास्ट में क्या बोला देखो, द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। वो बंदा जिसको पूरा का पूरा प्राइस नहीं मिला और जिसके पास ये राइट है कि वो उस गुड्स के ऊपर राइट टू लियन, अभी आगे हम पढ़ेंगे, राइट टू रीसेल, ये सब चीज लगा सकता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अनपेड सेलर बोलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। किसी बंदे को बिल ऑफ एक्सचेंज मिला और वो क्या था, कंडीशनल पेमेंट था, 3 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे, और वो कंडीशनल पेमेंट नहीं होके क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया बताओ, डिसऑनर्ड हो गया। तो उस केसेस में भी सेलर को क्या बोलेंगे हम लोग, अनपेड सेलर बोलेंगे। ठीक है, एक बार रीड कर लो, एग्जाम में अनपेड सेलर आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अनपेड सेलर का डेफिनेशन। तो एक बार रीड करोगे। कीवर्ड्स ये ध्यान रखना, पहले के कीवर्ड्स में क्या है, होल ऑफ द प्राइस, और सेकंड में क्या है, बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मान लीजिए कोई बंदा अनपेड सेलर बन भी गया तो उसके सर उसका कोई राइट है क्या, उसका कुछ अधिकार है क्या? तो लॉ की भाषा में बहुत सारा अधिकार उसको दिया गया है। वो क्या क्या अधिकार दिया गया है, जिसमें सबसे पहला अधिकार है राइट टू लियन। लियन का मतलब क्या होता है बताओ, रिवाइज करा रहे, पढ़ा थोड़ी है। लियन का मतलब क्या होता है, हाँ, पोजीशन रखना। इसके पास ये राइट है कि वो पूरा का पूरा सामान को क्या करे, अपने पास ही रखे। मतलब अपने पास ही रखे, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हम ये बॉटल तुमको बेचे हैं और तुम मेरे को प्राइस नहीं दिया, तो मेरे पास ये राइट है कि इस बॉटल को हम तुमको नहीं देंगे और अपने पोजीशन में ही रख लेंगे। इसे बोलते हैं राइट टू लियन। बट याद रखना, इसका कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि ये हम राइट टू लियन तभी लगा सकता है कोई अनपेड सेलर, जब ये सामान रियल में किसके पास हो, अभी सेलर के पास हो। बट मान लो ये ऑलरेडी बायर के पास पहुंच गया तो कर सकता है कि राइट टू लियन नहीं कर सकता। अच्छा, मान लो कोई एक बंदा जो ट्रांसपोर्टर है, जो मेरा सामान तुम्हारे पास लेके जाएगा, ट्रांसपोर्टर को दे दिए और राइट टू रिजर्वेशन ऑफ नहीं रखे। राइट टू रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन ऑफ होता ना, रिजर्वेशन ऑफ ओनरशिप, रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी का ओनरशिप अभी भी हम अपने पास रखे हैं। यदि वो रिजर्वेशन करके रखे हैं, मतलब सिंपल वर्ड में बताए तो अपने ट्रांसपोर्टर को हम ये बोल दिए हैं कि भैया आप लेके जाइएगा सामान, पैसा देगा तो सामान दीजिएगा, अदरवाइज वापस लेके आ जाइएगा। इसको बोलते हैं रिजर्व करके रखना, अपना राइट रिजर्व करके रखना। तो उस केसेस में भी राइट टू लियन लगा सकते हैं क्या, रिजर्वेशन यदि रखे हैं तो। हाँ, बट मान लो उसको कुछ बोलना भूल गए, हम उसको नहीं बोले, ट्रांसपोर्टर को बोले नहीं, बस खाली सामान दे दिया और बोले भैया आप पहुंचा दीजिएगा, तब राइट टू लियन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने पास वो रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी है ही नहीं। समझ में आया क्या? तो यही सब चीज हम लोगों को पढ़ना है राइट टू लियन में। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया, द अनपेड सेलर हैज अ राइट टू लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन अ पोजीशन। जब सामान किसके पास है, उसी के पास है, until the payment of the tender of the price of such good, जब तक कि वो पेमेंट ना कर दे तब तक उसके पास राइट है कि वो सामान अपने पास रख सके। Lien can be exercised as long as the seller remains the possession of the goods। वो तब तक रख सकता है, तब तक राइट टू लियन रख सकता है जब तक उस सामान किसके पास है, सेलर के पास। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया जो बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन को बनता है अपने पास, क्या बोला था, राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय हिम इन द फॉलोइंग केसेस। ये 3 केसेस में हम लोग क्या कर सकता है, ये राइट रख सकता है, ये राइट को एग्जीक्यूट कर सकता है ऑन अनपेड सेलर। पहला केसेस में यदि वो कैश सेल दिया गया, अपने पास कंडीशन क्या था कि ये बॉटल आपको दिया जाएगा तब जब आप पेमेंट कीजिएगा, और आप पेमेंट नहीं कर रहे तो क्या बॉटल देंगे क्या? क्या राइट टू लियन लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। मतलब क्या कैश सेल्स वाले ट्रीटमेंट में, मतलब कैश सेल्स वाले ट्रांजेक्शन में क्या हम राइट टू लियन लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। दूसरी बात, क्या क्रेडिट वाले में लगा सकते हैं? हाँ, क्रेडिट वाले में भी लगा सकते हैं। मान लो हमारा तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था कि ये बॉटल लेके जाओ, आप 1 महीना यूज कीजिए, 1 महीने के बाद आप पेमेंट कीजिएगा। 1 महीने का क्रेडिट दिए थे हम, कितने महीने का बताओ? 1 महीने का क्रेडिट दिए थे। तो 1 महीने का क्रेडिट यदि हम दिए थे तो 1 महीने एक्सपायर होने के बाद मेरे पास ये पावर है, यदि बॉटल का हाफ सामान, सपोज मेरे पास मेरे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि 5 बॉटल अभी तुमको दे दे, 5 बॉटल अपने पास रखे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 10 था,
तो हम जो 5 बोतल मेरे पास है ना, उतना में क्या लगा सकते हैं, राइट टू लियन, कि भाई तुम तो मेरे को पेमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो हम 5 जो बॉटल है जो मेरे पास है उसमें हम क्या लगा सकते हैं, राइट टू लियन लगा सकते हैं। तो दो केसेस में, पहला कैश सेल्स में, दूसरा क्या, क्रेडिट सेल्स में। एग्जाम में डायरेक्टली मत लिखना कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, मार्क्स कटेगा। देखो कैश सेल्स को कितना सुंदर भाषा में लॉ में लिखा है, देखो, वेयर द गुड्स हैज बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, बिना क्रेडिट दिए जो सामान को बेचा जाए, उस ट्रांजेक्शन में चाहे तो ये लगा सकते हैं। तो जितना कोई भी ट्रांजेक्शन जहां पर क्रेडिट का फैसिलिटी ना दिया जाए, वो कौन सा होगा, कैश होगा। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट निकल के आता है कैश, बट एग्जाम में आप डायरेक्टली कैश सेल नहीं ले सकते। सेकंड पॉइंट क्या बताओ, क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स का क्रेडिट पीरियड क्या था, वो एक्सपायर हो चुका है। और थर्ड पॉइंट जो बहुत अच्छा है वो क्या दिया हुआ है, वेयर द बायर बिकम, ऑलरेडी मेरे को पता चल गया कि सामने वाला बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, तो हम क्या उसको सामान देंगे, यदि हम दे भी दिए तो पैसा के लिए क्लेम नहीं कर सकते, तो हमारा राइट टू लियन वहां पे लगा सकते हैं। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अपना राइट टू लियन कब कब लगाएंगे, तो इसका एक कोड था ISS, समझते हो तुम ISS, नहीं, ISS, आई मतलब इंसॉल्वेंसी, एस का मतलब सेल्स, मतलब कैश सेल्स, और सेल्स एस का मतलब क्रेडिट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या दिया हुआ है, सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन इवन वेयर ही इज अ पोजीशन ऑफ द गुड्स एजेंट और वैल्यू ऑफ द बायर, मतलब पढ़ के बता दो मेरे को क्या है। हाँ, बट मान लो तो वही ट्रांसपोर्टर के पास यदि मेरा सामान है और ट्रांसपोर्टर को रास्ते में, मतलब रास्ते में पता चल गया कि सामने वाला बंदा क्या इंस्टॉलमेंट हो गया, तो क्या हम सामान वहीं पे रोके को वापस मंगा सकते हैं, हाँ मंगा सकते हैं, ये बात बोलना चाहिए। सेकंड पॉइंट बोला क्या, पार्ट डिलीवरी, ऑलरेडी बता चुके हैं तुमके पास, बट सपोज मेरे पास, मेरा तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट था कि 10 बोतल देना था तुमको, हम 5 बोतल दिए हैं, 5 बोतल रखा हुआ है, तो क्या हम 5 बोतल जो मेरे पास है उसके ऊपर लाइक टू रिटर्न लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये पार्ट डिलीवरी के बारे में दिया गया, एक बार रीड करो। नेक्स्ट पॉइंट बोला क्या है कि सर ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर राइट टू लियन यदि कोई अनपेड सेलर को लगाना है तो कौन कौन से केसेस में नहीं लगा सकता, ऑलरेडी डिस्कस किया अभी हम। देखो यदि हम सामान अपने बेली को या फिर ट्रांसपोर्टर को दे दिए और हम ये बोल के नहीं दिए कि भाई जब तक पेमेंट ना करे तब तक मत देना, तो क्या रिजर्वेशन रखे अपने पास, नहीं रखे, क्या रिजर्वेशन रखे, क्या रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी रखे, नहीं रखे, जो उस केसेस में भी क्या होगा हमारा, बताओ क्या होगा, राइट टू डिस्पोजल वाला रिजर्वेशन रखे कि आपके पास नहीं रखे। यदि हमारे पास वो राइट टू डिस्पोजल वाला नहीं रखे रिजर्वेशन, तो उस केसेस में भी हम लोग राइट टू लियन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी उसको बोल चुके हैं, यदि बोले रहते तब तो कोई बात नहीं था, नहीं बोले तो मतलब राइट टू लियन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया हुआ, देखो देखो देखो, वेयर द बायर और इज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, ऑलरेडी सामान कौन ले लिया है, बायर ले चुका है, ऑलरेडी सामान उसका या तो बायर ले चुका है या तो उसका एजेंट ले चुका है, तो क्या हम लोग राइट टू लियन लगा सकते हैं, नहीं। ऑलरेडी हम लोग पढ़े राइट टू लियन तभी लगा सकते हैं जब सामान किसके पास है, सेलर के पास। हम खुद उसको माफ कर दिए, वेव कर दिए, तो क्या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। और लास्ट है क्या, बाई स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शन देखते हैं, देखो क्या है, एक बार रीड करो एक्सेप्शन, अभी पूछेंगे आप एक्सेप्शन। क्लास में अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया था, मेरे को बताइए क्या है एक्सेप्शन। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े कि राइट टू लियन 3 केसेस को नहीं लगा सकते, उसी का ये एक्सेप्शन है। मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ कोर्ट, बताइए बताइए बताइए।
बोलिए बोलिए बोलिए। अरे अच्छा हम पूछे, किससे पूछे? मुस्कुराने, बोलो। नहीं, एमने कोरे होबे, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा। ये केस स्टडीज था, केस टाइप का था ये। केस स्टडीज तो नहीं है बट केस टाइप का सब। देखो, याद करो क्लास में बताए थे कि सपोज तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो रहा, हम सेलर है, तुम्हारा तुम बायर है, मेरे और तुम्हारे बीच जो झगड़ा हो रहा है वो हो रहा है प्राइस के बीच में। तुम बोल रहा है कि इस प्राइस पे डील हुआ था, हम बोले इस प्राइस पे डील हुआ। प्राइस को लेके कोर्ट में केस चल रहा है। क्या कोर्ट में भी प्राइस को लेके केस चल रहा है तो क्या वहां पर राइट टू लियन लगा सकते हैं? ऑब्वियसली लगा सकते हैं भाई। सपोज मेरा ये बॉटल का दाम हम बोल रहे हैं कि 12 रुपए में डील हुआ था, तुम बोला कि नहीं 10 रुपए में डील हुआ, ये कोर्ट पहुंच गया बात। तो तुम मेरे पास आए दूसरे दिन, बोला कि सुनिए ना, कोर्ट तो पहुंच गया है, पहले आप समझवा तो दीजिए। अरे भाई सामान कैसे दे दे तुमको? राइट टू लियन लगा सकते हैं क्या इस पे? हाँ लगा सकते हैं। मतलब डिग्री ऑफ कोर्ट प्राइस के ऊपर यदि हो रहा है, प्राइस के ऊपर ऑलरेडी केसेस कुछ चल रहा है, वहां पे भी चाहे तो राइट टू लियन लगाया जा सकता है। ये एक्सेप्शन था। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या था ये राइट्स, वो क्या है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में किसी को सामान को रोक के क्या करना, वापस ले लेना। बट याद रखना इसमें भी कुछ केस था कि कब कब कर सकते, कब कब नहीं कर सकते। देखो स्टॉपेज इन ट्रांजिट हमारे पास ऑप्शन तभी है जब सामान, पहली बात तो सामान कहां पे है? रास्ते में। दूसरी बात जो है सामान अभी तक उसके पोजीशन में नहीं पहुंचा। थर्ड, बायर बन गया है क्या? बायर बन गया क्या? तो भाई तुम लोग कहा हाँ, नहीं नहीं नहीं, लिख के नहीं लिखा है ना, पूछेंगे हम ऐसे। ठीक है, एक सप्ताह बस, एक सप्ताह दो, देखो पूरा लॉ हाथ में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। बट तुमको उसके लिए थोड़ा लड़ना पड़ेगा। पूरा 24 घंटा का कम से कम 15-16 घंटा अब तो देना पड़ेगा, तब होगा, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो सेकंड यूनिट हम लोग जो सेकंड जो राइट पढ़ रहे हो, राइट का नाम क्या है बताओ? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो याद रखना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अनपेड सेलर तभी लगा सकता है जब रास्ते में सामान हो। दूसरी बात, सामान अभी भी बायर के पोजीशन में नहीं हो। थर्ड, अनपेड सेलर जो है वो अनपेड सेलर हो चुका हो, मतलब बायर पैसा देने से मना कर दिया है। और लास्ट तुम्हारा कंडीशन है कि बायर क्या हो, डराओ मत है और बायर क्या हो जाए? बायर हो जाए इंसॉल्वेंट। इस सब का इंफॉर्मेशन सेलर तो पहुंच गया, तो चाहे तो ये राइट लगा सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देखो पॉइंट नंबर 1 देखो क्या लिखा, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस द राइट ऑफ स्टॉपेज स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रिमेन टू regain the position and retain them till the full price is paid। जब तक कि आप पूरा पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम लोग सामान नहीं देंगे। हम रास्ते में रोक के चाहे तो इस सामान को वापस लेके आ सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्या दिया भाई, ये एक्सरसाइज कब कब कर सकता है। देखो पहला केसेस क्या है, सेलर क्या बन गया? अनपेड। दूसरा क्या है, सामान को ऑलरेडी पोजीशन में पहुंचा चुका, मतलब सामान बायर के पोजीशन में नहीं, ये सेलर के पोजीशन में भी नहीं है, बायर के पोजीशन में नहीं, मतलब सामान कहां पे है? रास्ते में। थर्ड पॉइंट क्या बताओ, गुड्स आर इन ट्रांजिट। और लास्ट पॉइंट क्या है बताओ, बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। इसमें जो कीवर्ड से ध्यान रखना कि बायर क्या है? इंसॉल्वेंट, तभी लगा सकता है। ठीक है, अब देखो वहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सेक्शन नंबर 51 क्या बोलता है, देखो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। देखो बताओ रास्ते में जब सामान है तो कब तक मानेंगे कि सामान रास्ते में है? मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सामान आपके यूनिट से, आपके गोडाउन से सामान निकल चुका है, सामान रास्ते में कब तक माना जाएगा? तो याद रखना जब तक कि बायर के पोजीशन में ना पहुंचे। देखो मान लो बायर ऐसा बोला कि भैया आप एक काम कीजिएगा, उसका गोडाउन बहुत बड़ा है, जो एंट्रेंस है वो 1 किलोमीटर दूर का है, तो 1 किलोमीटर पहले तक हम चाहे तो उसको क्या बोल सकते हैं, राइट टू
स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकते हैं। 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही वो इंटर कर लिया तो हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है, मैं पढ़। इसमें एक और भी पॉइंट है, मान लो बायर, सामान ऐसे डिलीवर हो रहा है कि बायर को, हम लोग को बायर का कोई एक ट्रांसपोर्टर है और हम लोगों का कोई ट्रांसपोर्टर है। सामान कैसे जाता है? सामान जाता है बायर के ट्रांसपोर्टर के पास और उसके बाद सामान जाता है बायर के पास। ठीक है, तो हम लोग जब उसके ट्रांसपोर्टर तक नहीं पहुंचा दे तब तक सामान क्या है? ट्रांजिट में। उसके ट्रांसपोर्टर को भी दे दिए या फिर बायर को खुद को दे दिए तो हम लोग अब इसको राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते। पढ़ लो। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन अलग होता है कि सर ट्रांजिट कब एंड होता है? तो अभी हम डिस्कस किए, पहला राइट, व्हेन द बायर एंड अदर बेली ऑब्टेन डिलीवरी। जब बायर ऑलरेडी क्या किया है? गुड्स डिलीवरी ले लिया है और या फिर उसका बेली ले लिया है। बेली का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे। सपोज ए सामान बेचता है बी को, ए सामान बेच रहा है किसको? बी को, तो बी इज द बायर। बी बोला भैया सुनिए ना, अभी तो हम घर पे नहीं है, फिर गोडाउन में नहीं है, काम कीजिए सी को दे दीजिए, तो सी इज द बेली। सी क्या होगा बताओ? बेली होगा। तो या तो सी को दे दिए तो भी खत्म, या तो बी को दे दिए तो भी खत्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो क्या लिखा? बायर ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन। देखो बायर कितना सियाना था, बायर बन गया था इंसॉल्वेंट। ठीक है, और ये इंसॉल्वेंसी वाला बात सेलर को अभी तक पहुंचा नहीं था, मतलब उसको पता नहीं था सेलर को, बट इसको पता है कि यदि वो पता चल जाएगा तो चाहे तो वो क्या कर सकता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा के वो सामान को वापस रीगेन कर सकता है। तो क्या किया बायर? क्या किया ना, जैसे उसको पता चला कि भाई तो हम तो बन गए इंसॉल्वेंट, सेलर को अभी पता नहीं है, गुड्स कहां पे है? गुड्स वहां पे, दौड़ते हुए जाता है और गुड्स बोलता है रास्ते में ले लेते। तो रास्ते में सपोज बायर ले लिया तो डेस्टिनेशन के दरकार है क्या? नहीं। डिलीवरी यदि डेस्टिनेशन के पहुंचने के पहले ही बायर के पास पहुंच गया तो क्या अब लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक है, यही पॉइंट दिया गया पॉइंट नंबर 2 में। पढ़ ले थोड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट अपने को पता ही है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिजर्वेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स वाला पॉइंट हम लोग आए ही नहीं, और हम लोग गुड्स क्या करते हैं? डिलीवरी करती है। तो होगा क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the, यार गलती से बायर को ऑलरेडी, सॉरी क्या लिखा है? इफ द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, मतलब क्या हुआ? गलती से बायर को क्या कर था? गुड्स डिलीवर कर चुका है। तो फिर उस केसेस में लगा सकते हैं क्या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्योंकि ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। और नेक्स्ट में दिया हुआ है 5 और 6। फाइव और 6 पढ़ के मेरे को बताओ। 5 और 6 डिलीवरी का जो ये रहता है वो गुड्स का डिलीवरी करने का ही, अगर बायर का, हाँ मान लो ट्रांसपोर्टर किसका है? बायर का ही है, और हम अपने गोडाउन से बायर के ट्रांसपोर्ट को सामान दे चुके हैं, तो कर सकते हैं क्या? वो मेरा बात मानेगा? वो तो बोलेगा ना, मालिक जो बोलेगा वो मानेंगे हम। इसका मालिक कौन? इसका मालिक बायर। तो क्या मेरा बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। ये पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 पढ़ के बताओ। कुछ गुड्स का डिलीवरी हो गया है, जो रिमेनिंग गुड्स है वो भी ट्रांसफर कर दिए। हाँ एग्जैक्टली, इसको बेसिकली बोल सकते हैं पार्ट डिलीवरी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, where the goods are delivered to the ship chartered by the buyer, the transit comes to the, मतलब
यदि हम लोग शिप से सामान को भिजवा रहे हैं और शिप का जो पोजीशन है ना, वो कौन बुक किया था? बायर। ऑलरेडी अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि बेली या फिर ट्रांसपोर्टर ही बायर का है, तो जो मालिक बोलेगा वो सहेगा वो लोग, तो सेलर तो सुनना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, ये कैसे अफेक्ट करता है? सेक्शन नंबर कौन सा? 52। देखो पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, एक बार रीड करो। संभाल लियो। पहला पॉइंट बोला है कि सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट यदि अनपेड सेलर लगाना चाहता है तो कैसे कैसे लगा सकता है? या तो वो गुड्स अपने एक्चुअल डिलीवरी में लेके आ सकता है कि भाई वापस लेके चल जा, मतलब अपने अपने पास रख के सामान रख दिया। दूसरा क्या कर सकता है, वो नोटिस दे सकता है किसको? करियर और बेली को। किसको? करियर और बेली को। क्या क्या बोलेगा? भैया सुनिए, सामान उसको मत दीजिएगा, नोटिस दे दिया बस, क्योंकि वो क्या बन गया है? इंसॉल्वेंट बन गया है। तो दो तरीके से क्या कर सकता है वो? स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है। सिंपल उन्होंने बताया, तो बताओ ये जो काम हुआ है इसका खर्चा कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। इसके ऊपर एक स्टोरी बना के आरटीपी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। कैसे पूछा हुआ था तुमको बताते। सपोज ए बी को सामान बेचा, ए सी को से जो ट्रांसपोर्टर था सामान उसको दे दिया और बोला कि भैया बी के पास पहुंचा दीजिए। समझ पा रहे हो? लिख नहीं पाएंगे हम अभी। ए जो है, ए बी को सामान भेजना है, उसको ए बी को सामान भेजना है। ए क्या किया? सी को, सी इज द ट्रांसपोर्टर, उसको बोला कि भैया बी के पास सामान भिजवा दीजिएगा। ठीक है, बी सी के पास सामान पहुंचने के बाद जैसे वो रास्ते में था, बी ए को पता चलता है कि बी क्या बन गया? इंसॉल्वेंट। तो ए क्या किया? सी को कॉल किया, बोला कि भैया आप सामान उसको वापस मतलब सॉरी सामान उसको मत दीजिए, ऐसा बोल के रख दिया। बात यहां पे ये आ रहा है कि सर सी बी के पास तो ऑलरेडी पहुंचने वाला था, उसके पहले उसको पता चल गया कि बी क्या बन गया है? इंसॉल्वेंट। क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए 2 दिन ऐसा बीत गया, 2 दिन 3 दिन बीत गया और बी जो है सामान, बी का अभी भी सामान किसके पास है? सी के पास सामान। किसके पास है? ट्रांसपोर्टर के पास सामान। तो 2 दिन का तो होल्डिंग कॉस्ट लग रहा ना उसको। तो ये जो होल्डिंग कॉस्ट है ये कौन सा है? ऑब्वियसली कौन सा आएगा? सेलर से आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसके बोलने पे हमें काम किए हैं, इसलिए खर्चा भी कौन कौन करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आरटीपीस में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर। मान लेते हैं कि सामान हम लोग बायर को दे चुके हैं। देखो क्या लिखा हुआ, पहले एक बार रीड करो ये बात, यहां से लेके पहला पॉइंट का मतलब बताना। ये तो राइट ऑफ में उससे अफेक्ट नहीं होगा, तो बायर से अफेक्ट नहीं होगा, जो सेल करेगा फिर से बोलो। एग्जैक्टली, ठीक है। सिंपल वर्ड में बताया तो ये बोला गया है कि सपोज द राइट ऑफ लियन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर हैज असेंट टू इट। जब तक कि सेलर बायर को ना बोल दे कि हम लोग ये दोनों में से कोई एक राइट को क्या किए,
एग्जीक्यूट किए, तो उस केसेस में ये अफेक्ट किसके ऊपर करेगा? सेलर के ऊपर ही करेगा, बायर के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। सिंपल और नहीं बता। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या देगा, एक्सेप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है? कि कब 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 राइट टू लियन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या हो? अफेक्टेड। क्या हो? डिफीटेड। डिफीटेड का मतलब क्या होता है? नहीं लगा सकता, वो काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें पॉइंट नंबर 1 पढ़ के मेरे को बताओ। ऑलरेडी गुड्स क्या है? प्लेज हो चुका है, तो क्या वहां पे लगा सकते हैं कि राइट टू लियन? गुड्स क्या हो गया? प्लेज हो चुका है, तो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया? देखो अब यहाँ पे देखो, तुम लोग यदि रिवाइज नहीं करके आया होगा, तुमको ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है, यूनिट 1। एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्या होता है दोनों में अंतर? तो किसी का कुछ है बोलो। अरे भाई और वो ट्रांसफर नहीं कर सकता बाय डिलीवरी, जैसे रेलवे रिसीट, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। चलो अभी पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है देखो। पॉइंट नंबर बी बोल रहा है व्हेन द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर and the buyer transferred the document to the person who brought the goods is good in a good faith and for the value। उसके बाद देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, मैं मेरे को पढ़ के बताओ क्या है ये। जो समझा देगा उसको मेरे तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। बोलो। यदि ये राइट टू लियन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट को क्या कर दिया गया है? डिफीट कर दिया है। और सेकंड पॉइंट क्या है बोला देखो, ऑलरेडी गुड्स क्या हो गया? प्लेज हो चुका है, पेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखना। उसके बाद देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हाउएवर द प्लेजी मे बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज इन द फर्स्ट इंस्टेंस अदर गुड्स और सर्विसेज ऑफ द प्लेजर अवेलेबल टू हिम टू सेटिस्फाई हिज क्लेम। मतलब यदि कोई गुड्स को ऑलरेडी प्लेज कर दिया गया है और किसी और को बेच दिया गया, तो फिर वो सामने वाला पार्टी जो जिसके अगेंस्ट हम लोग इसको प्लेज किए थे वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स क्या हो गया? किसी और को डिलीवर्ड, मतलब मुझे उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया, इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज। यदि हम लोग स्टॉप कर दिए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? पढ़ के बताओ क्या है। is not but तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो, कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आगे बढ़ सकते हैं आप। देखो उसके बाद जो है अपना जो राइट पढ़ने जा रहे हैं वो राइट का नाम क्या है? राइट ऑफ रीसेल। क्या रीसेल करने का पावर है उसके पास? यस, सेलर चाहे तो वो सामान क्या कर सकता है? रीसेल कर सकता है, किसी और पार्टी को बेच सकता है, ठीक है। कब? यदि वो अनपेड सेलर बन गया तो। देखो यहाँ पे कितने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, द राइट ऑफ द रीसेल इज वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू द अनपेड सेलर। In the absence of this right, the unpaid seller other rights against the goods, that is lien or stoppage in transit, would not have been much use। Obviously भाई देखो, यदि किसी सेलर को हम ये बोल दिए कि देखो तुम्हारे पास राइट है कि तुम सामान को रीगेन कर सकता है,
रिटेन कर सकता है, रिटेन मतलब अपने पास रख सकता है या फिर तुम रास्ते से उठा सकता है, बट यदि उसको ये राइट नहीं दिया कि तुम उसको बेच भी सकता है, तो दोनों राइट देने का कोई फायदा हुआ क्या? वो सामान अपने गोदाम में रख के करेगा क्या? सड़ाएगा क्या उसको? नहीं। तो मतलब ये हुआ कि राइट ऑफ रीसेल यदि उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो दोनों जो राइट अपने को मिल रहा था वो दोनों राइट फालतू का है। कंडीशन क्या है देखो, पॉइंट नंबर 1 कंडीशन क्या है? वेयर द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। अब देखो बार यदि बात करते हैं अंडा का, यदि अंडा का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और तुम मेरे को पेमेंट नहीं दिए, तो हम बन गए अनपेड सेलर। हम रास्ते से, सॉरी तुम मेरे को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या किया, अपने पास ही रखे। तो क्या अपने पास ही रखे उसको खराब कर देंगे कि बेच देंगे? किसी को बेच देंगे ना, क्योंकि ये राइट हम लोगों को दिया जा रहा है कि गुड्स पेरिशेबल इन नेचर है, इसका लाइफ बहुत कम है, तुरंत खराब हो जाएगा, तो आपके पास ये ऑप्शन है, क्या करो उसको बेच दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, वेयर ही गिव्स द नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स। मान लो ऑलरेडी वो नोटिस दे दिया बायर को कि भैया देखिए आप पेमेंट कीजिए, नहीं तो फिर हम इसको रीसेल सल्टा देंगे किसी और को। यदि ऐसा बोल दिया गया है तो ये राइट वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। सेकंड थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा, वेयर द अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ क्लियरनेस स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स। ऑलरेडी देखो जो बंदा जो अनपेड सेलर सामान को ऑलरेडी क्या किया है, रिटेन करके रखा है या फिर रीगेन करके रखा है, तो क्या करेगा अल्टीमेटली, इसको सामान तो रीसेल कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं कि भाई देखिए आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो हम रीसेल कर देंगे। पॉइंट नंबर 5, वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। यदि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किए हम लोग अभी तक बायर को, तो मेरे पास राइट है कि क्या कर सकते हैं, गुड्स को रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या पॉइंट दिया हुआ है, उसके दिया राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। बायर के अगेंस्ट क्या क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल वर्ड में बताया तो प्राइस के लिए केस कर सकते हैं। ये प्राइस के लिए जो केस करेंगे इसमें दो कंडीशन निकल के आएगा, एक कंडीशन, एक क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स और एक होगा एग्रीमेंट टू सेल्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में क्या होगा कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में लिख दिया गया है कि भैया देखिए आपको पेमेंट देना है और आपको हमको उसके बदले में सामान देना है और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, हम बन के अनपेड सेलर, तो क्या हम प्राइस पेमेंट करने के लिए केस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्रीमेंट पे ही है, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्रिएट नहीं हुआ, क्या उसके पहले भी उसके ऊपर केस कर सकते हैं प्राइस के लिए? आंसर इज यस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, सूट फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। मतलब क्या हुआ, वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करने के कारण मेरे को यदि लॉस हो गया। सपोज मेरे बिजनेस है फ्लावर्स का, तुम्हारा शादी था, मेरे को तुम ये दिया कि भैया मेरे को फ्लावर्स का यहाँ पे डेकोरेशन कर दीजिए, हम फ्लावर्स पूरा मंगा के रख दिए और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या मेरा फ्लावर्स खराब हो जाएगा? क्या उसके कारण मेरे को डैमेजेस होगा? क्या उस डैमेज के लिए केस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। यही वाला पॉइंट दिया गया, पॉइंट नंबर 2। एक बार रीड कर लो थोड़ा। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर। क्या ड्यू डेट के पहले ही रेपुडिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर सकते हैं? हाँ भाई, ड्यू डेट के पहले ही हमको पता चल गया सामने वाला बंदा इंस्टॉलमेंट हो गया, सामने वाला बंदा पैसा देने का इंटेंशन नहीं रखता, वो बहुत जन के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है, तो क्या पहले ही रेपुडिएट कर सकते हैं हम कैंसिल? यस, पहले ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, सूट फॉर द इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रीड करो। आपके कारण मेरे पैसा ब्लॉक हो गया, आपके कारण मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। यदि ये पैसा मेरे पास रहता तो हम इसको बैंक में रखते, मेरे को इंटरेस्ट मिलता 6 महीने के लिए, आप मेरा प्रोडक्ट नहीं लिए तो 6 महीने का तो मेरा इंटरेस्ट खराब हुआ ना, तो क्या मैं इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकता है क्या? यस, ये पॉइंट नंबर 4। उसके बाद लास्ट अपना पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या व्हाट इज द रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेल। क्या बोला गया देखो, रेमेडीज ऑफ बायर। अभी तक हम जितना भी पढ़े थे सब किसके फेवर में था,
सेलर के फेवर में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बायर के फेवर में भी कुछ है क्या लॉ में। आंसर इज यस, लॉ में बायर के फेवर में भी बोला गया है। बोलो क्या है। पॉइंट नंबर 1 देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर। मान लो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कौन किया है, सेलर किया है, तो फिर वहां पे क्या कर सकता है, देखो एक बार कैसे कैसे करेगा। फेस टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम ऑफ इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। हम लोग कब मारेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है सेलर, जब वो डिलीवरी नहीं देगा। पॉइंट नंबर 2, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। पॉइंट नंबर 3, जो अपने को सामान चाहिए था वो सामान मेरे को नहीं दिया या फिर उससे डिफेक्टिव पीस बेचा मेरे को। तो मेरे पास क्या क्या राइट है, ये 5 राइट है। कितना राइट है बताओ। पहला राइट क्या है, नॉन डिलीवरी के लिए डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये तुमको अभी यहीं से रीड करके बताते रहे। देखो पॉइंट नंबर 1, क्या हम लोग उसके डिलीवरी ना करने के लिए केस कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। द बायर में सू द सेलर फॉर द डैमेजेस फॉर द नॉन डिलीवरी। आपके डिलीवरी ना होने के कारण हम लोग, आप डिलीवरी टाइम पे नहीं दिए, इसके कारण मेरे मार्केट में अपना रेपुटेशन खराब हुआ है, तो क्या हम लोग आपके ऊपर केस कर सकते हैं इसके लिए। यस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस याद करो, डॉक्टर 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 बोला था कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे, आप ठीक हो जाओगे, और ऑपरेशन किया ही नहीं है, तो क्या हम उसके ऑपरेशन करने के लिए केस कर सकते हैं। यस, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोई एक लॉयर है जो आपके केस लड़ने के लिए रेडी था पहले और फिर केस लड़ नहीं रहा है, तो क्या हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। रीड करो तो 2 पॉइंट दिया आपको। क्या क्या केस करेगा केस के बाद उसमें देखो कंडीशन क्या है। पॉइंट नंबर 1, द गुड्स मस्ट बी स्पेसिफिक और असर्टेन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है, द पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट के पास ये पावर है, क्या कर सकता है वो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस ये जजमेंट दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, तो इंपावरमेंट कोर्ट के बारे में बताया गया। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है, इट विल बी ग्रांटेड एज अ रेमेडी ऑफ द गुड्स आर टू स्पेशल नेचर आर। सामान यदि यूनिक था, ये भी स्पेशल नेचर था, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम जैसा वादा किया था वैसा कंप्लीट करके मेरे को दो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, ब्रीच ऑफ वारंटी। अच्छा, कंडीशन वारंटी ऑलरेडी पढ़ गए हम लोग। क्या कोई वारंटी यदि तोड़ता है तो क्या उसके लिए भी हम लोग केस कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं यूनिट नंबर। ठीक है, पढ़ लेगा थोड़ा सा इसको। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 to 3 पॉइंट है, सॉरी 1-2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बाद रीड कर, बस खत्म ही होने वाला एक पेज ऐसा है। बस 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 खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट के पहले क्या हम लोग रेपुडिएट कर सकते हैं। यस, यदि हम लोगों को पता चल गया कि सामने वाला बंदा का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मेरे लिए सही नहीं है, तो हम पहले ही कैंसिल कर सकते हैं। ये भी मेरा रेमेडीज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, अभी हम लोग पढ़े थे एक सेलर के ऊपर, सेलर का भी ऑप्शन था कि इंटरेस्ट के लिए केस कर सकता है, तो क्या बायर भी कर सकता है। यस, बायर भी कर सकता है। लास्ट पॉइंट है अपना ऑप्शन सेल। ऑप्शन सेल आपको पता है ऑप्शन सेल क्या होता है, जब भी कोई सामान को हम लोग बिड के द्वारा बेचा जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन सेल। देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑप्शन सेल इज द is a mode of selling property by inviting bids, जिसमें हम लोग बहुत सारे पब्लिक को बैठाते हैं और इसका बिडिंग लगाते हैं। इस बॉटल का दाम 10 रुपया, 10 रुपया एक, 11 रुपये, 11 रुपये एक, 11 रुपये में बॉटल बिक रही है। ठीक है,
पुराने पिक्चर में इसका बहुत ज्यादा ये था, अभी तो अभी सब चेंज हो चुका है। अब अभी के पिक्चर का पूरा सिनारियो ही चेंज हो चुका है। अब उसका बिडिंग वीडिंग के बारे में बात करें। अभी तो देखा जाए तो अभी सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा है। अभी मोए मोए चल रहा ना, मोए मोए है ना, वो मतलब हमको आज तक नहीं समझ में एग्जैक्टली है क्या वो। कुछ मतलब नहीं है ऐसे, मोहम्मद इससे समझ में आ रहा है देश में कितने बेरोजगार पड़े हुए हैं। ये भी करता है। पेन गिर गया, ओ अच्छा मोए मोए। पेन उठा के फिर हमारा हाँ तुम्हारे पास हाथ नहीं है, अच्छा मोए मोए। देश का युवा कहाँ जा रहा सोच रहे हो। मोए 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 को मतलब कुछ होता है क्या, मोए मोए का मतलब गाना है ये कोई पिक्चर का। तो ये सब टेंस तो कोई मतलब नहीं होता, हाँ कोई मतलब नहीं होता ये सब टेंस, सब कुछ भी बना है। कुछ भी बना। सब वो औकात की खाली बात है, ऐसे करे होता है। डब्बा देखिए का, हाँ डब्बा चाहे तो दो गाना। चलो आप छोड़ो, ये तो देखते हैं बना जाओ। इसका लीगल रूल्स है क्या ऑप्शन सीलिंग का। यस, पॉइंट नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। तो याद रखिएगा यदि कोई भी गुड्स लॉट्स में बेचा जा रहा है तो हर एक लॉट्स अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हर एक लॉट्स क्या होगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। समझ में आया क्या बात, पढ़ लेगा तो। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि बताइए कब मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स हो चुका है। जब वो हैमर 3 बार बजाएगा तब। पढ़ लेगा थोड़ा पॉइंट नंबर बी। सर रिफ्रेश मतलब अपना जो बोली लगा वो हाँ ये बोला एकदम इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि कब, मान लो कोई बंदा बेड लगा चुका, कब तक का उसके पास टाइम फ्रेम है कि उसके पहले वो क्या कर सकता है, बेड को उठा सकता है। तो जब तक कि वो 3 बार हैमर, जैसे होता है ना आईपीएल का बेडिंग में। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, राइट टू बिड में बी रिजर्व। क्या राइट टू बिड में बी रिजर्व कर सकते हैं क्या हम लोग, यस कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इट मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर वेयर सच राइट्स इज एक्सप्रेसली रिजर्व बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड ऑन द ऑप्शन। मान लो मेरा ही सामान है, हम खुद बेचना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या मेरा सामान है, हम इसको बोलते हैं कि भाई तुम मेरे बिहाफ में इसका ऑक्शन करो, क्या कर सकता है ये, यस कर सकता है। Where the sales is not notified to be to the subject to the right of bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or employ any person to bid at such sale। मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरा एक बिल्डिंग है और तुम अपने से ऐसा उठा और इसको बेचना स्टार्ट कर दिया, बेच सकता है क्या तुम, जब तक कि सेलर का नोटिफिकेशन में नहीं आता। रिजर्व प्राइस और टेबल, पॉइंट नंबर ई और एफ दोनों एक साथ पढ़ोगे तब समझ में आएगा। पढ़ ले मतलब क्या लिखा हुआ देखो। मतलब वही झूठ मूठ का जो बिडिंग लगाता है वो दाम बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है यूनिट नंबर 4, ठीक है। अगेन तुमको हम बता दें, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हुआ, मॉक टेस्ट लिया जा रहा है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो गया, अभी कंप्लीट मॉक टेस्ट हो रहा है। तुम लोग इतना करने के बावजूद भी नहीं पड़ेगा तो फिर अंदर जो है ना, अंदर में जो आता है बुरा लगेगा, हम लोगों को बुरा लगेगा। तो अभी जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं
जो चैप्टर उसके हिसाब से तुम लोग पढ़ के, ठीक है। अपना नेक्स्ट जो है क्या है, कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट का रिवीजन करके जितने भी आरटीपीस जो हम लोग दिए हैं उसको देख के आराम से लिख के नेक्स्ट क्लास दिखाना। फिर मिलते हैं, फिर बाय, थैंक यू।